दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है उसको ध्यान में रखते हुए यह मॉडल प्रश्न पत्रों की पूरी श्रृंखला लगातार चल रही है और इसमें 3 पार्ट हम देख चुके हैं। ये चौथा पार्ट है और ये इंग्लिश वर्जन है। हिंदी वर्जन जो है वो भी साथ में चल रहा है, दोनों भाषाओं का यहाँ उपलब्ध है, तो चिंता न कीजिएगा। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो वहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो प्रारूप है वो वही है, मतलब 3 घंटे का आपके पास समय है, 200 नंबर है, 40 प्रश्न हैं और ये जो 40 प्रश्न हैं ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये सब बातें आप रोज सुनते हैं। तो सेक्शन ए में जो बड़े वाले प्रश्न हैं वो दिखाई देते हैं, यानी 125 वर्ड लिमिट वाले, और प्रत्येक पर आपको 10-10 नंबर मिलने वाला है। इनकी संख्या भी 10 है। जबकि जो सेक्शन बी है उसमें 50 शब्दों की सीमा होती है, 10 प्रश्न यहाँ भी हैं और प्रत्येक पर आपको जो 6-6 नंबर का मार्जिन है वो रखा गया है, यानी 6 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 6 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा लगभग किसी को नहीं मिलता है, कुछ कम ही मिलता है। तो यहाँ मैक्सिमम आपको अचीव करना है। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें 20 प्रश्न हैं और ये जो 20 हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको लिखना है 25 वर्ड की लिमिट के अंदर। तो इस प्रकार से ये डिवीज़न है और ये जो 25 शब्दों की सीमा वाले प्रश्न हैं इनमें 2-2 नंबर प्रत्येक प्रश्न पर रखा गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा सेक्शन बटा हुआ है और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जितने क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, यानी करना तो आपको है ही है, इससे आप भाग नहीं सकते। और ऐसी कंडीशन में बहुत बार क्या होता है कि किसी एक प्रश्न पे आप बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, मतलब इसलिए ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है और उसका नतीजा ये होता है कि बाकी जो प्रश्न होते हैं, जब जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतेगा, घड़ी की सुइयाँ आगे खिसकेंगी, तो आपकी हड़बड़ी बढ़ती जाती है कि अब इतना ही समय बचा है, इतने प्रश्न अभी अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रश्नों के या तो छूट जाने की संभावना हो जाती है और नहीं तो मान लीजिए आपने खींच तान कर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पेपर को पूरा हल कर भी लिया, तो बाकी जो प्रश्न है उनके साथ न्याय नहीं हो पाता, मतलब जितना उनमें आपको लिखना चाहिए था या जैसा लिखना चाहिए था आपने वैसा नहीं लिखा। तो इसका नतीजा फिर आपके नंबरों पर दिखाई देता है, प्रभाव पड़ता है। असल में एक प्रश्न में आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लीजिए, अगर 10 नंबर का पूरा पूर्णांक है उस प्रश्न का, तो उसमें से आपको पूरा 10 तो मिलेगा नहीं, कुछ कम ही मिलेगा। तो उससे बेहतर यह है कि उसमें जितनी मांग है उस प्रश्न की, जितना पूछा गया है उतना लिखिए और उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। ज़्यादा लिखने के मोह से बचिए, क्योंकि एक तो यहाँ शब्द सीमा निश्चित है और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ समय निश्चित है। 3 घंटे से 1 मिनट भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि 3 घंटे में ही आपको 20 तरह की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। मतलब कापी में तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भरनी होती हैं और परीक्षा हाल में किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी ये आप नहीं जानते हैं और कोई तय भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास लगातार करिए और कोशिश करिए कि प्रश्न केंद्रित रहिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही लिखिए, नपातुला जवाब दीजिए। जो परीक्षक आपकी कापी का मूल्यांकन करेगा उसको आपके नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आप कितना जानते हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, इससे कोई संबंध उसका नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि आप जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कैसे दे रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है, और जो पूछा गया है उतना आप बता पा रहे हैं या नहीं, कहीं इधर उधर की बात तो नहीं लिख रहे हैं। तो टू द पॉइंट रहिए, ये सबसे अच्छी बात। चलिए अब देखते हैं। इसमें सेक्शन ए में आप जैसा कि हर बार देखते हैं 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक पर 10-10 नंबर निर्धारित है, 125 शब्दों की सीमा है। इसके बाद सेक्शन बी में भी 10 है, 6 अंक वाले। इसे आप देख रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु के बारे में पूछा है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 शब्दों के अंदर ही लिखना है। इसके बाद ये देखिए टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्कस करना है। जैसे पहला वाला है ग्राम न्यायालय के बारे में, तो इसमें टिप्पणियाँ होती हैं, 2-2, 3-3 लाइन का आपको लिखना होता है। ये फैक्चुअल होता है, जितना आप फैक्ट इसमें डालेंगे वो अच्छा रहेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन का क्षेत्र नहीं मिलता है आपको, 25 शब्दों में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो जितने तथ्य हैं उनको डाल दीजिए, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मॉडल आंसर भी नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट होता है और इसमें PIL के बारे में पहले पूछा है, यानी जो जनहित याचिका होती है उस पर आपको लिखना है। लेकिन पूछा क्या गया है कि इसकी जो प्रभावशीलता है, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ जांच परख करनी है, इसका एग्जामिनेशन करना है और बताना है कि ये सार्थक है या निरर्थक है। तो देखिए कोई भी ऐसी पहल होती है या चीज़ होती है जो कि लोक हित के लिए लाई जाती है, तो वो खराब के लिए नहीं लाई जाती। कोई भी जो व्यक्ति है वो बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो बनाता है तो फायदे के लिए बनाता है, लेकिन हर चीज़ में कुछ नेगेटिव पहलू आ जाते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लोग सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर दुरुपयोग कीजिएगा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो जहर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो प्रो बोनो पब्लिको का नाम दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रो बोनो पब्लिको, जिसका अर्थ होता है जनता की भलाई के लिए, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। और इसके सिद्धांत पर ये जनहित याचिका यानी जो PIL आप देख रहे हैं ये आधारित है। और इसमें हाथ है, मतलब योगदान है PN भगवती का, और उसके अलावा एक और न्यायमूर्ति इसमें शामिल है जिनका नाम है VR अय्यर। और यहाँ देखिए नाम गलत दिया है, ये लायर दिया हुआ है, VR अय्यर इनका नाम है, ठीक है।
अब देखिए अंडर द PIL, अब यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो गया है और बगल में कट जा रहा है, इसको छोटा कर लीजिए। देखिए, एनी सोशल एक्टिविटिस्ट or organization can move to court for the enforcement of the right of any person or group of people who are unable to approach the court due to certain disadvantages। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है, देखिए जनहित याचिका की ये जो प्रावधान है इसकी सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है, मतलब जिसको न्याय चाहिए उसका अदालत में जाना आवश्यक नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि समाज के बहुत से निम्न वर्ग या जो पीछे दबे हुए तबके हैं उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती है। उन्हें नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। उन्हें नहीं मालूम है कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान उनके लिए दिए हुए हैं। जैसे ST और SC समुदाय जो है, खासतौर पे जो एकदम आदिवासी क्वालिटी के लोग हैं, उनके पास साक्षरता का एक तो अभाव होता है, या कुछ पढ़ लिख भी ले जाए तो उसके बाद कानूनी जानकारी का अभाव होता है। तो वो कानून से डरते हैं, कानून को अपना रक्षक नहीं मानते हैं, बल्कि सोचते हैं कि कानून हमारा शोषण करेगा, और इसी डर से वो अदालत के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये दिक्कत है। वो सोचते हैं कि कोर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई जो जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति है वो दूसरा भी हो सकता है, कोई समाज सेवी संगठन हो सकता है, या कोई अनदर पर्सन हो सकता है जो कि उनके फ़ायदे के लिए अपनी ओर से वहाँ पर PIL दायर कर दे और जो कोर्ट का फैसला है वो उस व्यक्ति के पक्ष में आए। इस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है, देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने जनहित याचिका को एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया है। मतलब ये क्या है, एक लीगल यहाँ पे कार्रवाई के तौर पे देखा गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी कानून से बाहर है, ये कानून के अंदर ही रहकर है। इसके अलावा ये भी अच्छी बात है कि यह किसी नागरिक या स्वयं न्यायालय के द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। देखिए, अभी तो नागरिकों की बात हुई, इसके अलावा जो कोर्ट है वो भी अपने स्तर पर इसे दायर कर सकता है किसी के लिए भी। मतलब न्यायालय को या किसी न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि किसी खास वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके संदर्भ में वो PIL दायर कर सकता है। ये एक इसमें खुली छूट है और ये अच्छी बात है। अब इसके लाभ भी हैं और हानि भी है। तो लाभ ये है कि जो गरीब जनता है वहाँ तक न्याय पहुँचेगा। यहाँ एडवांटेजेस आप देख रहे हैं, और जो डीमेरिट्स हैं यानी डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें भी आप देखेंगे। तो यहाँ जो जस्टिस है वो कहाँ तक पहुँचेगा, जो पुअर मासेस हैं वहाँ तक पहुँचेगा। ये अच्छी बात है। न्याय की पहुँच अगर सब तक हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो समाज के हाशिए के और गरीब तबके के लोग हैं उनको सस्ता कानून उपलब्ध होगा। देखिए, जो अदालती कार्रवाई होती है वो झंझटीली तो होती ही है, उसके साथ साथ उसमें खर्चा भी होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक अपने मुकदमे को लेकर जाते हैं तो आपको 20 तरह की वहाँ जो खर्चा पानी है वो करना पड़ता है। कुछ मतलब वहाँ वैध भी होता है और कुछ अवैध भी होता है। अवैध का मतलब ये है कि जो वकील होते हैं या बिचौलिए होते हैं वो आपसे मनमाना धन ऐंठने का काम करते हैं। मतलब वो कहेंगे कि हम आपका मामला सुलझवा देंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग वाला भी काम होता है। बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये जो दिक्कत है ये यहाँ PIL के जरिए दूर की जा सकती है। मतलब आसान तरीके से आप जो न्याय है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मैटर है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है, तो उसके चलते आप PIL दायर कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी सुनवाई भी होती है। हालांकि इन चीज़ों के लिए ट्रिब्यूनल्स का भी गठन किया गया है, लेकिन ट्रिब्यूनल के अलावा ये भी एक विकल्प है। और सामाजिक परिवर्तन का ये सबसे बड़ा एक साधन है। मतलब सोशल रिफॉर्म के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में या उनके अगेंस्ट आप PIL दायर कर सकते हैं और बेशक उस पर सुनवाई होती है। ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है? जब इतनी अच्छी चीज़ है तो कुछ इसमें फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसका मिसयूज हो सकता है और लोग मिसयूज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब मिसयूज करने वाली गरीब जनता नहीं है, जो दबा कुचला और पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए इसको लाया गया था, वो नहीं है। बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो क्रीमी लेयर वाले हैं, जिनके पास पहले से ही धन का बिछौना है, लेकिन वो और ज़्यादा बटोरना चाहते हैं, अपने लाभ को कमाना चाहते हैं और उसके चलते ये PIL दायर करते हैं। इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हों या इकोनॉमिक वाला जो सेक्टर है उससे जुड़ी हुई हों या बहुत बड़े बिजनेसमैन हों। कुल मिलाकर ये लाभ कमाना चाहते हैं और लाभ कमाने के लिए ये PIL का गलत इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और है कि मान लीजिए जनहित याचिका दायर हो रही है, अब बहुत बड़ी मात्रा में दायर हो गई, तो उसमें ये ऐसा नहीं होता कि जितनी PIL हैं वो सभी उपयोगी ही हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जो फर्जी और फालतू होती हैं। मतलब ऐसे मामले होते हैं जिनको कि आपस में मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है और वो PIL में चले जाते हैं, तो अनावश्यक जो अदालत पर बोझ है वो दिखाई देता है। मतलब एक और फाइल तैयार हो जाएगी एक मुकदमे की, और वो मुकदमा आप आपस में अपने पड़ोसियों के साथ सुलझा सकते थे। उसके लिए PIL की आवश्यकता नहीं थी, तो आपने दायर कर दी। अब इससे क्या होगा? कोर्ट परेशान होगा। ये चीज़ें हैं।
और एक चीज़ और है कि PIL के बारे में, उसका सही इस्तेमाल करने के बारे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जागरूकता का अभाव है, ये भी दिक्कत है। और कभी कभी क्या होता है कि PIL जो है, जितनी भी ये डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं, मतलब सरकारी परियोजनाएं होती हैं, उसके अगेंस्ट दायर कर दी जाती है, तो वो विकास कार्य रुक जाता है। जैसे आपने अभी देखा ना, इन्वायरमेंटल इशू से जुड़ी हुई PIL अगर है, तो मान लीजिए कहीं पर पर्यावरण जो है उसका संरक्षण खतरे में पड़ रहा है, और सरकार का कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे सोशल रिफॉर्म के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए चलाया जा रहा है, और उसी प्रोजेक्ट से उस पर्यावरण के क्षेत्र को खतरा है, तो वहाँ के समुदाय ने क्या किया, PIL दायर कर दी या किसी व्यक्ति ने दायर कर दी, तो वो काम रुक जाएगा। वो तब तक जब रुका रहेगा जब तक कि जो मामला है वो सुलझ नहीं जाता। अब इसमें इन्वायरमेंट को तो फ़ायदा होगा, और कितना फ़ायदा होगा ये तो जन समुदाय तय करेगा, लेकिन जो विकास की परियोजनाएं हैं वो रुक जाएंगी, तो यहाँ विरोधाभास जैसी स्थितियाँ बनती हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें आप देख रहे थे। अब देखिए इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो आगे का रास्ता, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसका जो दुरुपयोग है उसको रोका जाए, मिसयूज को रोकिए, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो PIL हैं उनको निपटाने के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाए। ये जो कोर्ट होंगे ये त्वरित तरीके से मुकदमे की सुनवाई करेंगे, तो इससे अदालतों पर जो मुख्य न्यायालय हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के न्यायालय हों या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, तो उनके ऊपर जो अनावश्यक बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होते हैं उसमें सुनवाई तेज़ी से होती है, ये भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से इसमें हम अच्छे बदलाव ला सकते हैं और PIL का एक सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक संतुलित उत्तर होगा और इसे आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूछा गया है, यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये क्या होते हैं और बनते कैसे हैं, मतलब ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप चाहें तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप इसमें चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की मूवमेंट दिखा सकते हैं, उनकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और इसमें पॉइंट वाइज भी लिखा जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, देखिए लिखने के बहुत सारे हजारों तरीके। अब आप कौन सा चुनते हैं ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। तो आप जितना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको नए नए तरीके भी मालूम होंगे। ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन करनी चाहिए थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए था क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इन्हें पॉइंट वाइज ही लिखना बुद्धिमानी वाला काम है, यहाँ पर हमें मैप बना देना चाहिए था क्योंकि यहाँ मैपिंग की आवश्यकता है। तो ये आप लिखिएगा तभी आपको मालूम होगा, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वेरी इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो लो प्रेशर है वो जनरेट कैसे होता है। जो सरफेस है उसके आसपास की जो विंड होती है, जब सरफेस गर्म होता है, इसका तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, तो ये जो हवा है ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका वजन कम हो जाता है, ये हल्की हो जाती है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो वो हल्की हो जाएगी। अब जब ये ऊपर की ओर उठती है तो ये जो नीचे की जगह है, नीचे का स्पेस है, ये ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। और इस खाली स्पेस को भरने के लिए जो ठंडी हवा है आसपास, ऐसा तो है नहीं कि ये जो गर्म क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, ये बहुत दूर तक होगा, एक सीमा तक होगा और उसके बाद फिर ठंडा वाला जो क्षेत्र है वो होगा, मतलब अपेक्षाकृत जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ की जो वायु होती है वो भारी होती है और वो इस खाली स्थान को भरने के लिए इधर की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से विंड का फ्लो होता है, हवा का संचार होता है और यहीं पर कंडीशन बनती है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी भी। आप इसे लिख सकते हैं कि ये एक तरह से हिंसक तूफान की भूमिका निभाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसे आप जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है उसके हिसाब से देखिए। तो यहाँ 0 से लेकर 30 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें इनका जनरेशन होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि जहाँ पर कॉरियोलिस बल रहेगा, कॉरियोलिस फोर्स की एग्जिस्टेंस रहेगी, वहीं पर ये जनरेट होंगे, क्योंकि ये बन तो जाएंगे। यहाँ बताया गया, देखिए इक्वेटर और जो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर वाला फंडा है उसको आप जानते हैं। ये हमारी अर्थ है, बीच में इक्वेटर है, इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये सब चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर कहा गया है कि 0 से लेकर 30 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, और 30 डिग्री का मतलब है कि हम ऊपरी अक्षांश, अब 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ, इस प्रकार से। तो इस बीच में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनका फॉर्मेशन होता है, इनके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। लेकिन उसमें भी ये शर्त है कि इसके साथ साथ यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ क्या होती हैं, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा जो होती है यानी इक्वेटर, इस पर सनलाइट मैक्सिमम अमाउंट में प्राप्त होती है। पूरे वर्ष भर सबसे ज़्यादा सूर्य के तापमान की मात्रा
ये विषुवत रेखा ही प्राप्त करती है, ये आपने पढ़ा है। तो इस वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ अपेक्षाकृत गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ जो लो प्रेशर एरिया है वो क्रिएट होगा, और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो इससे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके लिए एक अनुकूल इन्वायरमेंट निर्मित होगा या बनेगा। अब समस्या ये होती है कि इसमें इतना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके साथ साथ कॉरियोलिस बलों की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो कॉरियोलिस बल होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को मूवमेंट देते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट तो हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बना और वहाँ इनके अनुकूल दशाएं पैदा हुई तो ये बन जाएंगे, लेकिन इन्हें चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए या सक्रिय होने के लिए कॉरियोलिस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फोर्स है जब ये काम नहीं करता है, जिस क्षेत्र में नहीं काम करता है, वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट तो होंगे लेकिन तुरंत खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए जो एकदम पास वाला एरिया है, मतलब इक्वेटर के एकदम नज़दीक वाला पोर्शन है, वहाँ पे इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। कैसे? मतलब जो यहाँ 0 से लेकर 5 डिग्री वाला एरिया है, यहाँ तो हमने 30 डिग्री वाला देखा है, लेकिन 0 से लेकर 5 डिग्री तक इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए चाहे साउदर्न में देखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ है, फॉर्मेशन होता है लेकिन वो चल नहीं पाते, नष्ट हो जाते हैं, और इसके ऊपर वो खूब मज़े से मूवमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ कॉरियोलिस फोर्स उन्हें पूरी तरह से सहयोग करता है। ये बातें हैं। अब ये बनता कैसे है तो इसमें बता दीजिएगा कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, मतलब ये जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है? ये विषुवत रेखा के आसपास जो 30 डिग्री वाला एरिया है, इसको फिर से बना लीजिए। देखिए ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री यहाँ ऊपर हो गया और 30 डिग्री नीचे हो गया। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट यहाँ मैक्सिमम अमाउंट में प्राप्त होती है, और गर्मी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य ही है, ये भी आप जानते हैं। तो इसके चलते यहाँ जो महासागरों की हवा होती है उनमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और वो गर्म और नम हवा के रूप में सामने आती है और वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ जाती है। देखिए गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ें हैं। और वायुमंडल में ये जो गर्म हवा है, जब एडियाबैटिक यहाँ पे लैप्स दर होती है तो उसके चलते ठंडी होती है, ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, और फिर से इसका जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन के बाद परिणाम क्या होता है कि यहाँ वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है, और फिर घनघोर वर्षा होती है। विषुवत रेखा के बारे में आपने सुना है ना, यहाँ जो क्षेत्र होता है इसमें दिन चढ़ता है और गर्मी भी उसके साथ साथ बढ़ती है, और 10-11 बजते बजते बादल जो है वो एकदम काले काले घेर लेते हैं, और फिर शाम तक मूसलाधार वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। और तापमान जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और उतनी ही गर्मी होती है, उष्णता होती है। तो इसके चलते यहाँ पर इस प्रकार की अनुकूल दशाओं का निर्माण होता है। तो इसको आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। और एक चीज़ और है कि इसमें जो पूरा चक्र है ये तब तक दोहराया जाता है, मतलब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूरा फॉर्मेट है ये तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि नमी इसमें रहती है। जैसे ही वाटर वेपर का अमाउंट इसमें गायब होगा, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी, वैसे ही ये शांत हो जाएगा। तो जब तक नमी रहेगी तब तक ये उपद्रव मचाता रहेगा। ये चीज़ें हैं। तो आप चाहें तो इसमें चित्र बना सकते हैं इसका, मतलब इसे स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो लो प्रेशर एरिया होता है ये हाई प्रेशर वाले एरिया की जो हवा होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस प्रकार से जो ठंडी हवा होती है वो तूफान के केंद्र तक पहुंचती है। तो ये गोल गोल ऐसे बवंडर नुमा अपना आकृति बना लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ आप इसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, द प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए इक्वेटर के आसपास जो कॉरियोलिस फोर्स है वो 0 हो जाता है। वही चीज़ मैंने बताई, तो उसके आधार पे आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ वही चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने अभी कहा। इसमें क्लाइमेट जो है वो वार्म होना चाहिए, उसके साथ साथ ह्यूमिड होना चाहिए, और ये स्थितियाँ पाई जाती हैं विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री जो यहाँ स्थितियाँ हैं, अक्षांशीय विस्तार है, उसके बारे में आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वासी फेडरल यहाँ पे स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर प्रश्न आया है। पूछा गया है कि संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है। तो देख लीजिए संविधान के बारे में ऐसा क्यों कहा गया। भारत का देखिए जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संघीय स्वरूप के लिए प्रावधान करता है। संघीय स्वरूप का मतलब क्या है? जो फेडरल फॉर्म होता है उसके लिए ये सपोर्ट करता है। और एक संघीय सरकार वो सरकार होती है जिसमें कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य, मतलब जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं, और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट हैं, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पे जो पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब एकदम केंद्र में नहीं रखते हैं बल्कि बांट देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं। और दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मतलब जिसको जो पावर मिली है उसके हिसाब से वो उसका इस्तेमाल करता है। कभी कभी सदुपयोग के साथ साथ जो मिसयूज है यानी दुरुपयोग है वो भी हो जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान की कुछ संघीय विशेषताओं को अगर आप लिखना चाहें तो इसमें डुअल जो पॉलिटी है वो आती है।
डुअल पॉलिटी में क्या हो सकता है कि रिफर टू टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें दो प्रकार की जो गवर्नमेंट है यानी सरकारें हैं वो आ जाती हैं, केंद्र और राज्य वाली। इसके अलावा जो लिखित संविधान है मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी में आएगा, उसको आप लिख सकते हैं। मतलब डिफाइन द फंक्शंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आल्सो सेट द लिमिट्स विद इन दे मस्ट ऑपरेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनकी सीमाओं का भी निर्धारण होता है और उसी के भीतर इन्हें काम करना चाहिए। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स, जैसा कि अभी बताया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वो भी इसी की विशेषता है। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को सर्वोच्च यहाँ माना गया है। ये सबसे बड़ी देश की कानून की पुस्तक है और जितने भी निकाय बने हुए हैं वो इसी के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो संविधान के जो नियम हैं वो सबसे सर्वोपरि हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा है उसको भी आप लिख दीजिएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बाईकैमरलिज्म है, कहने का मतलब क्या कि जो दो सदन है, दो सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है, तो उसके संबंध में द्विसदनीय विधायिका का यहाँ प्रावधान है। और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के हितों की रक्षा करती है। तो यहाँ निचला और जो उच्च सदन है उसकी बात होती है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिटरी फीचर्स हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखिए कि केंद्र बहुत मजबूत है। देखिए राज्यों के पास शक्ति तो है, जो क्षेत्रीय निकाय हैं उनके पास भी पावर्स हैं, या जो स्टेट है उनके पास भी पावर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और यही किसी भी शासन के मजबूत होने का चिन्ह होता है। देखिए अगर जो शक्ति है उसका हम बहुत ज़्यादा विभाजन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हालांकि कुछ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो जो देश है या तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे आप देखिए आचार्य चाणक्य को सबसे बड़े राजनीतिज्ञ वही थे। अर्थशास्त्र जो उन्होंने लिखा है उससे बेजोड़ भारत में कोई कानून की किताब लिखी ही नहीं गई, यहाँ तक कि हमारा संविधान भी नहीं। हाँ बेशक संविधान जो है वो बहुत जगह से अपने अपने विचारों को बारो किए हुए है, मतलब अलग अलग देशों से हमने संविधान के जो विभिन्न देशों के संविधान थे वहाँ से विचारों को उठाया है, लेकिन फिर भी जो अर्थशास्त्र में लिखे हुए नियम कायदे हैं उसको हम आज भी मानते हैं। और किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए या राजतंत्र के लिए आप जो मान लीजिए, मतलब कुल मिलाकर सत्ता के लिए जो सफल तंत्र है उसको चलाने के लिए जो कौटिल्य के सिद्धांत थे उनको मानना अनिवार्य होता है। और कौटिल्य का यही मानना था कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, राजा शक्ति का केंद्र होना चाहिए। अब यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है तो यहाँ कोई राजा नहीं होता, सब लोग कहते हैं कि प्रजा ही राजा है, लेकिन कोई संचालित करने वाली एक नेतृत्व की क्षमता तो होगी ही। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का यहाँ पे अपनी शक्तियाँ रखता है, हालांकि कुछ विशेषाधिकार होते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर केंद्र के पास मजबूती होगी राज्यों की तुलना में तो जो देश का संगठन है वो सुदृढ़ रहेगा, उसमें टूटने की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर राज्य ज़्यादा मजबूत हुए और केंद्र कमज़ोर पड़ गया तो ऐसे में बिखराव होगा, मतलब यहाँ अलग अलग हम छिटक जाएंगे। और इसीलिए जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद पहले एकीकरण का प्रयास होता है। अलग अलग जो रियासतें थीं, देशी रियासतें थीं, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल घूम घूम कर अपने अलग अलग तरीक़ों से साम दाम दंड भेद अजमा के उन्हें अपने में मिलाते हैं। क्यों नहीं वैसे ही छोड़ दिए, हैदराबाद अपना शासन करना चाहता था उसको छोड़ दिया होता, जूनागढ़ अपना शासन करना चाहता था उसको छोड़ दिया होता, जो महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर वाले उनको वैसे ही रहने दिया होता, क्या दिक्कत थी, भारत में तो थे ही। लेकिन ऐसे जो देश था उसकी अस्मिता खतरे में पड़ जाती। जो बाहरी पड़ोसी हैं वो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि केंद्र की शक्ति कमज़ोर हो और जो मतलब जितने भी राज्य हैं वो आपस में लड़ना चालू करें और उसका फ़ायदा हम उठाएं। तो इसके चलते यहाँ पर जो केंद्र है उसकी मजबूती आवश्यक है। तो जो बीच का रास्ता है उसको निकाला गया, यहाँ मध्यम मार्ग की स्थापना की गई। मतलब ऐसा नहीं किया गया कि सेंटर को ही सारी पावर दे दी गई, ऐसा करने पर वो निरंकुश हो जाएगा। कुछ जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास है, लेकिन अधिकतर यहाँ अगर आप रेशियो देखेगा तो ये 60 और 40 का रेशियो है। मतलब 60% जो पावर का हिस्सा है वो केंद्र के पास है, 40% जो शक्तियाँ हैं वो राज्य के पास है। ये इसका रेशियो है और ये अच्छी बात है, मतलब ये एक संतुलित रवैया है, मतलब हमने बीच का रास्ता निकाला है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको आप लिख सकते हैं, इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है उसको आप लिख सकते हैं, आपातकाल वाली जो सिंगल सिटीजनशिप है ये भी एक प्लस पॉइंट है अपने संविधान का, इसको भी आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो जुडिशियरी है उसको आप लिख दीजिए, ये अच्छी चीज़ है। इंटीग्रेटेड जो ऑडिट मशीनरी है, मतलब यहाँ पे जो कैग की बात हो रही है उसको आप डाल सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। और अंत में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसको भी जोड़ दीजिएगा, ये भी एक अच्छी बात है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्य होते हैं वहाँ नियुक्त होता है।
इस प्रकार से आप लिखिएगा और अंत में कंक्लूजन कर दीजिएगा। तो देखिए, हेडिंग डालकर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हेडिंग इसमें इतनी भी अनिवार्य नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो पैराग्राफ बदल कर भी लिख सकते हैं और जो नंबर इसमें पड़े हुए हैं उसकी जगह बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, यानी बिंदु बना सकते हैं। देखिए, कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, मतलब इसमें निष्कर्ष हमें देना पड़ेगा ना, कि हम कह सकते हैं कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। मतलब यहाँ पे मिक्सचर है, कोई एक चीज़ नहीं है, ये फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। कहीं कहीं इसका जो फेडरल स्वरूप है वो दिखाई देता है और कहीं कहीं जो इसका यूनिटरी स्ट्रक्चर है वो हमें शो होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र अत्यंत सुदृढ़ रूप में दुनिया के सामने आता है, क्योंकि हमने किसी एक पक्ष को नहीं चुना है बल्कि बीच से रास्ता निकाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्प्रेड द बुद्धिज्म आउट ऑफ इंडिया। बौद्ध धर्म का इजाद होता है भारत में, मतलब गौतम बुद्ध जिस समय पैदा होते हैं तो वो कपिलवस्तु वाला क्षेत्र, हालांकि अभी नेपाल में है, लेकिन वो भारत का ही एक अंग माना जाता है। और कुल मिलाकर बुद्ध के जन्म को जाने दीजिए, बुद्ध के कर्म को देखिए, मतलब उनका जो वर्किंग प्लेस था, उनका जो ऑफिस वर्क था, वो कहाँ पर हुआ? पूरे भारत में ही हुआ। मतलब नेपाल में उनका जन्म तो हुआ, हिमालयी क्षेत्र जो कपिलवस्तु का था, लेकिन वहाँ से फिर वो अपना गृह त्याग करके निकल पड़ते हैं और आते हैं बिहार में। बिहार में गया में अपना तपस्या करते हैं और वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट मिलता है। उसके बाद वहाँ से ये ढूंढने लगते हैं उपदेश देने वालों को, मतलब उपदेश देंगे तो किसको देंगे, कोई ना कोई चेला चाहिए। तो उन चेलों की खोज में ये बनारस तक पहुँचते हैं, लेकिन बनारस में जब जाते हैं तो वहाँ जो विश्वनाथ जी के पंडे हैं वो इन्हें अंदर फटकने ही नहीं देते। जो काशी नगरी पहले वाली थी, प्राचीन नगरी, उसमें जाने ही नहीं देते हैं। तो ये बाहर जो जंगली एरिया था, मृगदाव वाला, जिसे कि ऋषि पत्तनम कहा जाता था, वहाँ जाकर रुकते हैं, वहाँ डेरा डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहीं पर इन्हें 5 ब्राह्मणों से भेंट होती है, मुलाकात होती है, और वो जो 5 ब्राह्मण हैं वो इनकी बातों को सुनकर प्रभावित होते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं, और वहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो इस प्रकार से धर्म चक्र प्रवर्तन वाली घटना होती है। ये स्थान सारनाथ था। सारनाथ अभी बनारस का हिस्सा है, लेकिन पहले एक समय जब बुद्ध का जीवन काल था तो उस समय ये जंगल हुआ करता था। यहाँ पर जो काशी के राजा होते थे वो शिकार खेलने के लिए आते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो बात है, ये कहानी जो है, ये दर्शाती है कि बुद्ध का कर्म क्षेत्र भारत ही है, भारत से बाहर ये गए नहीं। तो अगर ये भारत से बाहर नहीं गए, धर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म के आविष्कारक हैं, और यही भारत से बाहर नहीं गए, तो जो बौद्ध धर्म है वो चाइना और जापान जैसे देशों में कैसे फैल गया? मतलब अलग अलग देश, सिर्फ उतने ही नहीं है, मतलब ये एशिया में एक बड़े पैमाने पर फैला हुआ धर्म है। अपने देश में घट गया, अपने देश में ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वाली कंडीशन में आ गए, लेकिन बाहर ये बहुत अच्छे से फैला। तो इसके पीछे कुछ रीज़न होंगे, उन्हीं रीजंस को आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट था राजाओं का। बौद्ध धर्म जो था ये राजाओं का खूब संरक्षण प्राप्त किया। असल में गौतम बुद्ध खुद एक क्षत्रिय राजकुमार थे, बाद में उन्होंने बुद्ध का रूप धारण किया, और क्षत्रिय राजकुमार होने की वजह से उस समय के जितने भी राजा रजवाड़े होते थे वो इन्हें सपोर्ट करते थे, अपना संरक्षण देते थे, और उनकी पूरी सहानुभूति इनके साथ होती थी, और वो इनके प्रभाव में भी जल्दी आते थे। और एक बार अगर राजा किसी धर्म या किसी धर्मगुरु के प्रभाव में आता है तो उसकी प्रजा भी उसी के पीछे पीछे चलती है, उसको फॉलो करती है। अगर नहीं फॉलो करेगी तो राजा मनवाएगा, और ऐसी कंडीशन में पूरी प्रजा जो है वो भी बौद्ध धर्म की ओर आसक्त हो जाती थी। और दूसरी चीज़ ये थी बौद्ध धर्म को अपनाने का रीज़न, भारत में जो रीज़न था वो ये था कि हिंदू धर्म यानी सनातन सभ्यता, इसमें वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। और वर्ण व्यवस्था की कठोर होने का मतलब ये है कि जाति पाति का बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया था, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये लोगों को हिंदू धर्म की ओर से मोड़ रहा था। लोग रुष्ट हो रहे थे, उब रहे थे, और बौद्ध धर्म के रूप में उन्हें एक विकल्प दिखाई देता है। ये जो ऑप्शन था ये काफ़ी अच्छा था, इसमें कोई भेदभाव नहीं था, एक समान सभी थे, कोई जाति नहीं बनी थी, सब एक धर्म के मानने वाले थे, और इसलिए इसके जो सिद्धांत थे वो लोगों को अच्छे लगते हैं और लोग इसकी ओर मूव कर जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, मतलब बुद्ध के जीवन काल और आसपास का जो समय होता है, मतलब राजाओं के द्वारा, जैसे सम्राट अशोक के द्वारा प्रचार किया जाता है, या अलग अलग जो सम्राट हैं वो इसे संरक्षण देते हैं, और इससे क्या होता है कि पूरा भारत एक बौद्ध रंग में रंगता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा भारत बौद्ध बन जाएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जैसे ही ये स्थितियाँ बनती हैं उसी समय जो शंकराचार्य का समय है वो शुरू होता है। शंकराचार्य उस समय अपनी किशोरावस्था में रहते हैं और उन्हें आवाहन प्राप्त होता है निद्रा में, मतलब सोते रहते हैं उस समय उन्हें एक पुकार सुनाई देती है कि तुम्हारी सनातन संस्कृति खतरे में है। देखिए, यहाँ धार्मिक जो भेदभाव है उसकी बात नहीं हो रही है, ये प्रसंग आया है इसलिए चर्चा हो रही है। तो वो लाठी लेकर निकल पड़ते हैं, और एक चीज़ और है कि उनके माता पिता उन्हें रोकना चाहते हैं कि घर गृहस्थी बसाओ,
लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, संन्यास धारण करते हैं और 16 वर्ष की अवस्था में वो निकल पड़ते हैं। और भारत का जो चार कोने वाला स्ट्रक्चर है, चतुष्कोणीय आकृति है, उसके चारों कोनों पर वो 4 मठों की स्थापना करते हैं। और ये और इनके जो चेले होते थे ये लाठियाँ लेकर चलते थे, और जो इन्हें एक्सेप्ट करता था, मतलब ये सनातन सभ्यता के गुण और दोष लोगों को बताते थे और हिंदू धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करते थे। तो इसके चलते बहुत से लोग तो इनके उपदेश से ही प्रभावित होकर हिंदू धर्म को फिर से स्वीकार कर लेते थे, यानी बौद्ध से हिंदू धर्म में वापस आ जाते थे। लेकिन जो नहीं मानते थे, जो इनका विरोध करते थे, तो इनके जो चेले थे वो लाठियों से इन्हें ठीक भी करते थे, मतलब इस तरह के लोगों को। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य ने एक भूमिका निभाई बौद्ध धर्म को यहाँ से समेटने के लिए। और दूसरा, जो बाहरी आक्रमण हुए थे वो भी इसके पीछे जिम्मेदार कारण थे। और समय बीतने के साथ साथ जो बौद्ध धर्म था उसमें भी बुराइयाँ आती हैं। देखिए, सनातन धर्म बहुत पुराना है और इसी वजह से इसमें बुराइयाँ समय के साथ घुसती गई हैं, परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म के साथ भी वही होता है। बाद में देखेंगे आप कि गौतम बुद्ध की जैसे ही मृत्यु होती है ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, 2 अलग अलग इसमें संप्रदाय हो जाते हैं और बाद में एक तांत्रिक शाखा भी जनरेट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बौद्ध धर्म को कमज़ोर करती हैं और इस वजह से ये भारत से सिमट जाता है। लेकिन जो सम्राटों ने यहाँ से अपने अनुयायियों को या अपने चेलों को भेजा था विदेशों में, जैसे कि आप देखेंगे कि सम्राट अशोक हैं, वो अपने पुत्र और पुत्रियों और जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको भेजते हैं अलग अलग देश विदेश वाले हिस्सों में, वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो क्षेत्र इनसे अछूते थे वो भी इनके संपर्क में आते हैं और बौद्ध धर्म को तेज़ी से स्वीकार करते हैं। ये बातें थी। तो राजाओं का संरक्षण यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसे लिखा हुआ भी देख रहे हैं और साथ साथ में मेरी जो बयानबाजी है उसको भी सुन रहे हैं। तो यहाँ महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है। इस प्रकार से अनेकों व्यक्तियों को सम्राट अशोक ने खुद भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की स्थापना की, बिंदुसार ने उसी रास्ते पर चलकर अपना निर्वहन किया, उसने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया। लेकिन अशोक ने क्या किया, कलिंग तक तो खूब मारकाट मचाई और उसके बाद एकाएक ये धार्मिक चोला धारण कर लेता है और महान अशोक बन जाता है। इसका नतीजा क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके जो उत्तराधिकारी थे वो पंडित बन जाते हैं। पंडित का मतलब ये है कि यहाँ ब्राह्मण जाति की बात नहीं हो रही है, मतलब ये उपदेश देने वाले बन जाते हैं। और इस प्रकार के जब भिक्षुक बन जाते हैं तो ये राज्य कार्य करने लायक रह नहीं जाते हैं। मतलब राजतंत्र एक अलग चीज़ होती है और धर्म दूसरी चीज़ होती है। और इसी के चलते मौर्य वंश का पतन होता है और उसी के साथ भारत की जो अखंडता थी वो भी नष्ट हो जाती है और वहीं से फिर टूटने का क्रम शुरू होता है। गुप्त साम्राज्य में आप देखेंगे कि सामंतों का इतना ज़्यादा वर्चस्व था कि बाद में जो उत्तर गुप्त युग था उसमें यही सामंत राजा बन जाते हैं और बाद में बाहर से जो तुर्की और अलग अलग आक्रमणकारी हैं वो आकर कब्जा कर लेते हैं। तो ये सब समस्याएं भारतवर्ष के सामने पैदा होती हैं। इसके अलावा ग्रीक और जो कुषाण थे, मतलब ग्रीकों के द्वारा इसमें सपोर्ट किया गया था और कुषाण वंशी जो शासक थे ये भी बाहर से आए थे, लेकिन इन्हें बौद्ध धर्म काफ़ी लुभाता है। जैसे कनिष्क को ले लीजिए आप, तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका अनुयायी था और कनिष्क के ही शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीतीय यानी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका ऑर्गेनाइजेशन कुंडलवन कश्मीर में होता है और वहीं पर बौद्ध धर्म 2 सेक्टों में डिवाइड हो जाता है स्पष्ट रूप से। मतलब जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं उनमें डिवीज़न तो होता ही रहता है, लेकिन स्पष्ट विभाजन कहाँ पर होता है, चौथी वाली में होता है। और इसमें आप देखिएगा कि कला के क्षेत्र में, मतलब आर्ट के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से जो कुषाण वंशीय शासक हैं वो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही ग्रीकों का सपोर्ट प्राप्त होता है। और जो बड़े बड़े यहाँ यूनिवर्सिटीज़ स्थापित होती हैं, जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, या अलग अलग जो विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, यहाँ पर पढ़ने के लिए देश विदेश से स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। और ये विद्यार्थी कोई बच्चे नहीं रहते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। और जानकारी किस चीज़ की, यहाँ पर बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म से ही जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से पढ़कर निकलने वाले अपने ज्ञान का इस्तेमाल देश विदेश में करते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रसार का ये भी एक तरीका था। तो ये सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ लिखने के लिए है। और एक चीज़ और है कि जो बुद्धिज़्म था इसका फ्लोरिशमेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है, पूरे दुनिया में अलग अलग चरणों में होता है, कोई एक झटके में फैलने वाला ये चीज़ नहीं है। यहाँ तक हमने लिखा। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी यानी जो NRA है ये क्या चीज़ है और इसके जो वेरियस एडवांटेजेस हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पर बुराई नहीं करनी है, सिर्फ तारीफ करनी है। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो तो ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसमें होगा और आपको बार बार फॉर्म भरकर परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है कि रेलवे की ग्रुप D वाली भर्ती आएगी तो आप ट्रेन में सवार होकर ट्रेन की छत पर बैठकर मार धाड़ करके परीक्षा देने जाएंगे, सेंटर कहाँ जाएगा इसकी चिंता आपको सताती रहेगी।
और उसके अलावा अभी आपने बैंकिंग वाला फार्म अप्लाई कर दिया तो उसके लिए फिर सेंटर जाएगा, वहाँ आपको परीक्षा देनी है। अलग अलग फार्म भरने पे फीस भी लगती है बढ़िया अच्छी खासी। उसके साथ साथ एसएससी वाला है। तो ये सब जो परीक्षाएं हैं, इस स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उनको बटोर के एक में कर दिया गया है। इनका जो प्रारंभिक चरण होता है उसको एक कॉमन टेस्ट के जरिए यहाँ पर करवाया जाएगा। और इसमें सुविधा ये होगी कि अगर आपने इसे एक बार पास कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप जो अगला चरण है उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका ये जो पहले वाला प्रयास है ये बेकार जाएगा। अभी तक तो ऐसा ही होता है। जैसे प्रीलिम्स और मेंस वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं या टियर 1 और टियर 2 आप सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने पहला वाला चरण क्लियर किया और दूसरे वाले में आप गए और वहाँ से वापस लौटते हैं तो आपको फिर जड़ से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है इसमें सुविधा है, ये जो सीईटी है इसको अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब आपको 3 साल के लिए इसको दोबारा नहीं देना है, आपको अगले वाले स्टेप के लिए प्रयास करना है। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसमें देख लीजिए, और 3 जो डिपार्टमेंट हैं वो इससे अभी जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, और रेलवे वाला जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी इसी में शामिल है। तो ये जो बड़ी बड़ी 3 संस्थाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये जो सीईटी है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें कई स्तर होंगे, मतलब यहाँ देख रहे हैं आप ग्रेजुएट लेवल का होगा, जो ग्रेजुएशन की योग्यता वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए सीईटी होगा। उसके अलावा जो हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का एग्ज़ाम है, 12th लेवल की योग्यता वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए अलग होगा। और जो मैट्रिकुलेट कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग होगा। मतलब आप देखते हैं ना, वैकेंसी में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अर्हताएं होती हैं। उस अर्हता में आप देखते हैं कि हाई स्कूल पास मांगता है, 12 पास मांगता है, या ग्रेजुएशन किया हुआ मांगता है। तो उसके हिसाब से इस टेस्ट में भी अलग अलग पार्ट होंगे और जो अभ्यर्थी जिस पार्ट के योग्य होगा वो उसको देगा। ये चीज़ें हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस ये हैं कि जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ट्वाइस। और ये अच्छी बात है। ऐसे ये होता है कि अगर आप एक बार पेपर आपका ख़राब हो रहा है या आप असफल हो जा रहे हैं तो आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ता है। पूरा 1 साल आपके जीवन का बर्बाद चला जाता है। और यहाँ क्या है, आपको 2 बार मौका मिल रहा है। तो मौका मिलना ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 12 जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें इसको कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक आपने 2 ही भाषाओं में पेपर देखा है, बाइलिंगुअल कोई चीज़ होती है, मतलब हिंदी और अंग्रेज़ी। लेकिन यहाँ 12 जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें आपको सुविधा प्राप्त होगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ ये जो सीईटी का स्कोर है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, ये सबसे प्लस पॉइंट है। मतलब पहले स्टेप की जो परीक्षा है वो सीईटी के जरिए करवाई जाएगी और उसका जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। और स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग अलग जो फार्म की फ़ीस लगती है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्या होगा, तो इसके साथ ये होगा कि रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, ये तो हमने देखा ही। और कॉमन सिलेबस होगा, ये एक अच्छी बात है। देखिए, आपने बहुत बार ऐसी दिक्कतों का सामना किया होगा कि पता लगा परीक्षा आप दे रहे हैं, आपने बैंकिंग वाला जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई किया है, रेलवे वाली परीक्षा है, मतलब रेलवे भर्ती का कोई रिक्रूटमेंट आया है तो उसके लिए आपने अप्लाई किया है, और दोनों का सिलेबस डिफरेंट है। किसी में आपको रीजनिंग पढ़नी है और किसी में हिंदी पढ़ना है। बड़ी समस्या है। अब आप हिंदी पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़ेंगे, और परीक्षा की जो तिथियां हैं वो भी आसपास की ही हैं। पता लगा एक जो है वो 20 तारीख को है और एक जो है वो 25 तारीख को है, तो आप किस हिसाब से तैयारी करेंगे? बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉमन सिलेबस होगा। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं का एक कॉमन सिलेबस होगा। आपको अलग अलग यहाँ अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है और ये सबसे इसका प्लस पॉइंट है। बाकी जो खर्चे वाली बात है वो तो है ही है। यहाँ तक हमने देखा। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है। जो ट्रेवल वगैरह में आपको या जो लॉगिंग का एक्सपेंस होता है वो नहीं उठाना पड़ेगा, कम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो प्रत्येक ज़िले में स्थापित हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि एग्ज़ाम का जो कंडक्ट कराने का प्रावधान है वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो आपको अपने ज़िले में भी सेंटर मिल सकता है। ये अच्छी बात है। इसके अलावा ये चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी संस्थान हैं, जो भर्ती बोर्ड है, उनके लिए भी सुविधा है। जो अभ्यर्थी है वो तो अपनी दिक्कत देखता है कि हमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा है, जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन जो भर्ती बोर्ड होते हैं उन्हें भी तो ऑर्गेनाइजेशन करवाना होता है। मतलब वो भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करवाएंगे, सेंटर अलॉट करेंगे, पेपर छपवाएंगे उतनी मात्रा में, और उसी के हिसाब से फिर पूरा परीक्षा करा के जो जांचने वाला काम है वो भी संपन्न करवाएंगे, फिर रिजल्ट जारी करवाएंगे। तो ये सब एक अलग अलग करवाना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो उनको एक साथ एकीकृत कर दिया गया है, तो ये सुविधाजनक चीज़ है। तो इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और ये जो एनआरए है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट विल मार्क द शिफ्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
उसके ऊपर ये मतलब अपना नियंत्रण स्थापित करने का काम करेगा। और ये जो संस्था है एनआरए, इसके द्वारा ये जो परीक्षाएं हैं इनका क्रियान्वयन आसान हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 6वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा जा रहा है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपको बताना है। और ये भी कहा गया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द एमएसपी, यानी एमएसपी के संबंध में क्या चैलेंजेस हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप रटते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में कि गेहूं का इतना है, चावल का इतना है, मतलब धान का इतना है, सरसों का इतना है, और ये कुछ निर्धारित फसलों के लिए ही चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एमएसपी जो है वो हर फसल के लिए लागू होता है। हर फसल के लिए होता तब तो सुविधा ही होती। तो आइए देखते हैं, किसान जो होते हैं उनको उनकी उपज के लिए, मतलब जो उनका प्रोडक्ट होता है उसके लिए सरकार एक पारिश्रमिक रिटर्न का आश्वासन देती है। मतलब अगर वो बाजार में बेचने में उसको नाकाम हो जाते हैं, बाजार भाव जो है उस पर बेचने में असफल हो जाते हैं, तो एक न्यूनतम यहाँ पे समर्थन मूल्य यानी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया गया है। उतने कीमत पर सरकार उनसे वो अनाज ले लेगी या उतना सपोर्ट उन्हें देगी, ये इसका मतलब है। तो ये सरकारी एक तरह से सहयोग है ताकि किसान घाटे में न रहे, उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे, क्योंकि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप जानते हैं। मतलब अगर अनाज ही नहीं पैदा होगा, खेत ही नहीं रहेंगे, तो देश चलेगा कैसे? कोई भी देश नहीं चल पाएगा, और भारत जैसा देश तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो एमएसपी है इसका यहाँ फाउंडेशन किया गया है। और इसमें 22 फसलें जो हैं, यहाँ आप देख लीजिए अलग अलग चीज़ें दी हैं, लेकिन जो मुख्य है उसको देखिएगा। एट प्रेजेंट एमएसपी इज डिक्लेयर फॉर 22 क्रॉप्स, 22 फसलों के लिए अभी इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये जो एमएसपी होता है ये बोने के समय डिसाइड किया जाता है, जो बुआई का सीज़न होता है उसी समय निर्धारित होता है, और उसके बाद उसी के आधार पर ये जो फसल कटने तक का प्रावधान है उसमें चलता रहता है। चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस पूछा है। तो चैलेंजेस ये है कि पहले तो निर्धारण की ही दिक्कत होती है। जो बुआई का समय है वहाँ तक एमएसपी तय नहीं हो पाता, उसको जारी करने में लेट हो जाता है, तो इससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो 22 फसलों का यहाँ पे मतलब 22 क्रॉप्स का यहाँ फार्मेशन किया गया है कि बस इतने के लिए ही एमएसपी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अनाज इतने ही होते हैं, किसान और भी अनेकों तरह की चीज़ें उगाता है, जैसे कि सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, या और भी तरह की उत्पादन की खेतियां करता है। तो उनका क्या, अगर उसमें किसान को घाटा लगता है, वो बाजार में बेचने में असफल होता है, तो उसका जिम्मा कौन लेगा? किसान उसका बोझ, उसका जो घाटा है वो नहीं उठा सकता है। तो सरकार की ओर से उसे मदद चाहिए, और मदद जो है वो सिर्फ 22 के लिए ही मिलेगी, ये सही नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ चुनौतियों में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आप ये लिख सकते हैं कि जो विकृत फसल पद्धति है, अब ये फसल पद्धति जो है इसमें किसान उन्हीं फसलों को उगाना पसंद करेंगे। ये दोनों जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि आपने 22 फसलों का ही एमएसपी डिक्लेयर किया है, तो किसान भी इन्हीं 22 को उगाना चाहेगा, क्योंकि वो खतरा नहीं मोल लेना चाहेगा। वो सोचेगा कि हम सुरक्षित रहें, मतलब अगर मान लीजिए बाजार में हम नहीं भी बेच पाए तो सरकार इतना देगी, ये मानकर चले। तो इसलिए वो इस अपने जो प्रोटेक्टिव एरिया है उसी में रहना चाहता है, और 22 फसलों के अलावा कोई 23वीं फसल ये नहीं उगाना चाहेगा। और ये फिर इन्वायरमेंटल इशू बन जाएगा, यानी खेतों से वही आप अनाज बार बार उगा रहे हैं, या फिर जो अन्य फसलें हैं उनका उत्पादन पीछे हो जाएगा, ये दिक्कतें हैं। तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये भी है कि बुनियादी ढांचा कम है, तो पता लगता है कि गेहूं और चावल बहुतायत पैदा हो गया, इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि आप उसको खपत नहीं कर पा रहे हैं। जो गोदाम है सरकारी, वहाँ पे गेहूं सड़ रहा है। बहुत बार आपने सुना होगा कि गेहूं में काई लग गई, नीचे नमी से गेहूं खराब हो गया और उसको फेंका जा रहा है। तो बताइए, अन्न की इतनी बर्बादी, उसकी एवज में आप कोई दूसरा अनाज पैदा कर लेते जिसकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो सब क्यों नहीं हो पाया? तो उसके पीछे एमएसपी भी जिम्मेदार है, यानी सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में देरी होती है, और ये भी एक कारण है। इसके अलावा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है। तो नेता तो किसको इस्तेमाल न कर लें, ये सोचने वाली बात है। इनके लिए सब कुछ अपना हथियार ही होता है, ये सबको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और है कि जो दालें होती हैं, दलहन होता है, पल्सेस, उसके लिए, और जो मोटा अनाज होता है उसके लिए यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो प्रोत्साहन जब नहीं मिलता है तो कोई उगाना नहीं चाहेगा और इनकी पैदावार घट जाएगी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतर किसान जो सब्सिडी है उसके तौर पे इसको पहचानते हैं, और सब्सिडी के तौर पे जब पहचानते हैं तो इसका मतलब भी सब्सिडी वाला ही होता है। यहाँ सीधा सपोर्ट होता है, ये मतलब पैसे का सपोर्ट है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? सरकार अपने खजाने से देगी, तो जो राजकोष है उसमें घाटा लगता है। चलिए, यहाँ तक हमने चैलेंजेस लिखे। अब इसके बाद यहाँ आगे चलते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, यानी आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यही है, सबसे पहला समाधान यही है कि समय रहते घोषित करिए।
पहले डिक्लेयर जो इसको करने का प्रावधान है उसको टाइमली करिए। ये नहीं कि पता लगा जो गेहूं की फसल है वो बो दी गई, आधी जो फसल है वो तैयार हो गई, गेहूं के पौधे बड़े हो गए, अब बालियां लगने का टाइम हो गया, तब आप एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये बात जो है ये अच्छी नहीं है, इसको पहले ही डिक्लेयर करना चाहिए। और यहाँ पर एक कमेटी का नाम आता है जो कि है MS स्वामीनाथन कमेटी। इसने एमएसपी के उत्पादन की औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश की थी। मतलब इसको लागू करना चाहिए। जो एमएसपी है उसको उत्पादन की जो एवरेज यहाँ पे वैल्यू है, एवरेज जो लागत है उसके 50% से ज़्यादा डिक्लेयर करने की सिफारिश की थी। ये एक प्रावधान है, इसको अपनाया जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग का ये सुझाव था कि जो जल्दी सड़ने और गलने वाले कृषि उत्पाद हैं उनको एमएसपी के दायरे में शामिल किया जाए। जैसे सब्जियों को कहा जाता है कि ये कच्चा सौदा होती है। तो कच्चा सौदा क्यों होती है? क्योंकि ये टिकती नहीं है। गेहूं और चावल जो है वो पूरे साल भर पड़ा रहेगा, लेकिन सब्जी, मान लीजिए आप टमाटर खरीद कर ले आए या आलू खरीद कर ले आए, तो वो कितने समय तक टिकेगा? आलू तो कुछ समय टिक भी जाएगा, लेकिन जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका क्या? वो सुबह आप ले आएंगे, शाम को गल जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनके लिए भी एमएसपी होना चाहिए। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन इससे गवर्नमेंट का जो खजाना है उस पर बोझ पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने का खतरा है। तो कोई मध्यम मार्ग निकालने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अभिजीत सेन कमेटी जो है उसको भी आप डाल सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो अखिल भारतीय एमएसपी कार्यान्वयन है उसको सभी फसलों के लिए रखा जाए, यानी जितनी भी कॉर्प्स भारत में जनरेट होती हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, उन सब के लिए एमएसपी को डिक्लेयर किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप कंक्लूजन इसका देंगे तो आप लिख दीजिएगा कि एमएसपी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर बट आल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एट रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर। मतलब ये सिर्फ किसानों को ही सहयोग नहीं करता है, बल्कि ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो कि अनाज को खरीदेंगे या जो प्रोडक्ट है उसका क्रय करेंगे, खरीदेंगे, तो उनको भी फायदा पहुंचाता है। उनको मनमाने दाम पर नहीं खरीदना होता है, एक निश्चित वैल्यू है, उसी के आधार पे वो क्रय करते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये बातें हैं, इसको आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया है कि एक्सप्लेन हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट कोविड-19। जो कोविड-19 है उसके खिलाफ ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से एक हथियार के तौर पे काम कर रही है, मतलब ये रक्षा तंत्र कैसे बना रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस है, कोविड-19 का मतलब भी आप जानते हैं, यहाँ पे अलग अलग इसका मतलब होता है। CO से कोरोना होता है, VI से वायरस होता है, D से डिजीज़ होता है और 19 मतलब 2019। तो यहाँ 2019 में ही ये बीमारी दिसंबर में सामने आती है और उसके बाद 2020 इसका कार्य क्षेत्र है, जहाँ ये खूब जमकर डांस करती है और सबको परेशान करती है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोविड के बारे में नहीं बताना है। हमें ये बताना है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये इसको उखाड़ फेंकने में, उखाड़ तो नहीं फेंक सकती, लेकिन इसके समाधान में काफ़ी हद तक हमारी मदद कर सकती है। तो उसी पर हमें चर्चा करनी है। देखिए, कोविड वायरस जो है यानी कोरोना वायरस, कोविड वायरस कहना बेवकूफ़ी है, कोरोना वायरस, इसने डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहले से अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये एक अच्छी बात है। देखिए, हर जो आपदा होती है उसमें अवसर होते हैं। आपदा में अवसर, ये मोदी जी का एक नारा जैसा है, स्लोगन है। तो यहाँ पर आपदा में अवसर ही निकल कर आया। डिजिटल इंडिया का जो अवसर है वो सामने आया। कैसे? कोविड के चलते सभी लोग घरों में बंद हो गए, आवाजाही जो है वो काफ़ी हद तक ठप हो गई। लॉकडाउन में तो एकदम नहीं थी, अब शुरू हुई है, लेकिन उतनी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि सारे काम ऑनलाइन किए जाएं। और जब ऑनलाइन सारा लेन देन कामकाज होगा, जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑनलाइन ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर होंगी, तो ये डिजिटल इंडिया की ओर ही एक कदम है। ये और क्या चीज़ है? वही चीज़ है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और WHO जो है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने 2019 से पहले इसके संभावित तरीके को मान्यता दी थी। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जो महामारी से निपटने के लिए प्राथमिक डिजिटल पहल हैं उनके नाम आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि टेली हेल्थ टेक्नोलॉजी है। टेली हेल्थ टेक्नोलॉजी में ये लिख सकते हैं आपके जो डॉक्टर्स हैं, पहले क्या होता था कि बीमार के पास जब तक डॉक्टर नहीं जाएगा या बीमार डॉक्टर के पास नहीं आएगा तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। या तो फ़ोन से आप कंसल्ट करिए, लेकिन गंभीर बीमारियां हैं तो इलाज कैसे होगा? आमने सामने होगा। तो देखिए, इलाज तो अभी भी वैसे ही होता है, लेकिन ऑनलाइन जो यहाँ परामर्श लेने वाली पद्धति है उसके चलते डॉक्टर मरीज को दूर से भी देख सकता है डिजिटल प्रणाली के चलते, और इससे संक्रमण का भी खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मतलब कोविड-19 के चलते संक्रमण होने का खतरा, और जो मेडिकल स्टाफ है वो ज़्यादा संक्रमित हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि इनके सिर पर ज़्यादा खतरा है। ये उसी एरिया में है जहाँ संक्रमण है। तो इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और मरीज को भी सुविधा होगी, उसे कहीं ज़्यादा जाना आना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। ई-संजीवनी वाला जो प्रावधान है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी इसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं। ब्लूटूथ और GPS इनेबल जो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा आरोग्य सेतु के बारे में आप लिख सकते हैं।
आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है इसको आप अलग से हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हैव इमेंसली फैसिलिटेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग विच हैज़ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल केसेस एंड इन असेसिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये क्या करते हैं, संभावित मामलों की पहचान करते हैं और बीमारी के आकलन को करने में मदद करते हैं। बीमारी का प्रसार कितना हुआ है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से मीज़र किया जा सकता है। तो बहुत कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी वाला जो काम है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर वाला, उसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 45 स्मार्ट सिटीज़ हैव ट्रांसफार्म इट्स ICCC का जो फुल फॉर्म है आप ऊपर देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड वाला, ये वाला। तो इसको इन्होंने ट्रांसफार्म किया इनटू वार रूम टू लॉन्च ऑपरेशंस टू कंटेन द कोविड-19। इस प्रकार के प्रावधान हैं। इसके अलावा जो ड्रोन और रोबोट वाला सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके माध्यम से आप जो सैनिटाइजेशन वाला काम है उसको कर सकते हैं। कोविड-19 के दौर में सैनिटाइजेशन भी एक अहम पार्ट होता है, मतलब कीटाणु मुक्त करना ये ज़रूरी चीज़ है। तो सैनिटाइजेशन करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो संक्रमित क्षेत्र में जाएंगे तभी तो छिड़काव वगैरह करेंगे, तो उनके भी इन्फेक्टेड होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर ड्रोन के जरिए अगर ये काम हो तो इसमें संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग वाला जो प्रावधान है वो भी इसमें शामिल है। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसे आप अपने तरीके से यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर का जो प्रश्न है, ये अभी हम लोग सेक्शन ए देख रहे हैं। तो 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन फॉर इंडिया। जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है उसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय क्षेत्र में, मतलब भारत के संदर्भ में। तो भारत को हिंद महासागर ने बहुत कुछ दिया है और पूरा दक्षिणी जो तटरेखा वाला क्षेत्र है उसको इंडियन ओशियन ने घेर रखा है। इसको प्राचीन काल में रत्नाकर कहा जाता था और जो समुद्र मंथन की क्रिया है वो उसी से हुई थी। तो उसी इंडियन ओशियन के यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो हमें बताने हैं। अब आप लिखिएगा कि जो इंडियन ओशियन है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और हिंद महासागर की जो सीमा है उस पर आने वाले देशों में अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत आता है, इंडोनेशिया आता है, इसके अलावा बांग्लादेश है, मेडागास्कर है, सोमालिया है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका भी इसी में आता है और UAE का जो पोर्शन है वो भी इसी दायरे में आता है। इसके अलावा यमन आते हैं। मतलब अलग अलग देशों का यहाँ पे जो तटरेखा वाला क्षेत्र है वो इंडियन ओशियन को टच करता है। तो यहाँ आप लिखिएगा कि जो पॉलिटिकल क्षेत्र है यानी भू राजनीतिक क्षेत्र है उसमें सामरिक मामले में, इसके अतिरिक्त इकोनॉमिकल जो इशू है उसकी दृष्टि से कई मामलों में, या ये कह लीजिए कि लगभग पूरे तरीके से हिंद महासागर भारत को सपोर्ट करता है। अब यहाँ सिग्निफिकेंस को अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि भारत का लगभग जो 95% ट्रेड वाला काम है वो इसी के जरिए होता है। मतलब इसमें 95% पूरा अगर ओवरऑल देखेंगे तो कोई कहीं ना कहीं आपका इंडियन ओशियन का योगदान दिखाई देगा, लेकिन उसमें से अगर मोटे तौर पे आमने सामने वाला देखेंगे तो 95 में से 68% जो है वो सीधा सीधा यहाँ से आयात निर्यात वाला काम होता है। मतलब व्यापार का काम लगभग भारत का संपूर्ण रूप से यहीं से होता है। इसके अलावा 80% जो तेल की आवश्यकता है, मतलब यहाँ ऑयल की रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए, वो आयात यहीं से होती है। और 78% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यानी जो इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रेड है वो हिंद महासागर और इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वहीं से होता है। ये चीज़ें हैं। और मछली उत्पादन और अन्य समुद्री उत्पाद ये भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। तो 60% भाग ये हिंद महासागर का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होता है। ये सब आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ये तो निकलता ही है। इसके अलावा निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सब चीज़ें हैं, या गोल्ड और सिल्वर भी प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ये मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मात्रा इस समुद्र की तलहटी में पाई जाती है, ये आप लिख सकते हैं। और जो LNG है यानी जो यहाँ लिक्विड नेचुरल गैस है, LNG का नाम आपने सुना है, इसे नीचे देख लीजिए। देखिए जो LNG है वो भारत में, मतलब अगर देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर भारत हमारा आता है। ये चौथा सबसे बड़ा आयातक है और इसका जो 45% हिस्सा है मतलब LNG का, वो हिंद महासागर से ही प्राप्त होता है। ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। और कार्गो की अगर बात की जाए तो जो एशिया, मतलब पूर्वी एशिया और अमेरिका के बीच में यूरोप और अफ्रीका के बीच से यात्रा करते हुए कार्गो जहाज आते हैं वो हिंद महासागर से गुजरते हैं। तो यहाँ उनकी मेंटेनेंस का या रख रखाव का काम हो सकता है, उन्हें रिपेयर करने का काम हो सकता है, उसके तौर पे एक बिजनेस भी यहाँ डेवलप हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिंद महासागर के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ स्टबल बर्निंग के बारे में कहा जा रहा है, यानी पराली जलाने वाली जो घटना है उसके संबंध में कहा जा रहा है। ये कहा गया है कि ये है क्या, और लिस्ट सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट इट। मतलब यहाँ पे इसके समाधान के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं उसमें से कुछ का आप ब्यौरा दीजिए।
तो मशीन की सहायता से जब फसल को काटा जाता है, देखिए पराली आखिर पैदा क्यों होती है, ये होता क्या है, तो ये धान की फसल के अवशेष होते हैं। जब धान की कटाई होती है तो उसमें पुआल पैदा होता है, धान की भूसी होती है और पुआल जो उसके डंठल होते हैं और जड़ वाला हिस्सा होता है उससे पुआल बनता है। अब ये जो पुआल होता है ये किसान पहले के समय में अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कटाई वाला जो मेथड है वो बदल गया है। अब मशीन के जरिए काटा जाता है, तो जो ऊपर की धान की बाली होती है उसको काट लेते हैं, बाकी जो फसल होती है वो खेत में खड़ी रह जाती है। अब खेत आपको खाली करने हैं, खेत कहीं नया तो आएगा नहीं, जो खेत आपके पास है उसी में आपको नई फसल बोनी होती है, खासतौर पे गेहूं की खेती करनी होती है, तो ऐसे में उसको हटाना होता है। तो किसान हटाने के लिए जड़ से या तो उखाड़े, उसके पास ये विकल्प है, और नहीं तो जल्दी काम करना है तो उसमें आग लगा देंगे, और आग लगा देंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ नई फसल बो देंगे, ये काम करते हैं। लेकिन इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। आपने सुना होगा कि पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो जाता है पराली जलाने से, काला धुआं पैदा हो जाता है जो कि दिल्ली की ओर बढ़ जाता है और पूरा वहाँ पे आसमान को ढक लेता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये लिखा जा सकता है कि इससे जो पराली जलाने वाली घटना है, इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मिट्टी के जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो यहाँ जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे पराली जलाने को लेकर, यानी जो स्टबल बर्निंग है उसको लेकर कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 144 मतलब धारा 144 का। तो धान की जो ये फसल के अवशेष होते हैं इसको जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता जो CPC है उसकी धारा 144। इसके अलावा वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 उसके तहत प्रावधान है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसमें भी इसका प्रावधान है, और जबकि राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल अधिनियम जो है 1995 वाला उसमें भी इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। और पराली जलाने का दुष्प्रभाव आपने सुना ही। अब इसमें स्टबल बर्निंग को कम कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ है। इफेक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग तो आपने सुनी ली। सबसे बड़ी दिक्कत तो पर्यावरण प्रदूषण की होती है, और दूसरा जो मिट्टी है वो भी बेकार हो जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर जाती है। यहाँ देख लीजिए इसको सुलझाने के लिए सरकार ने क्या किया है। सरकार ने ऐसे ऐसे यंत्रों का इजाद किया है जो कि धान के ठूंठ को काटेंगे, मतलब जो उसका बीज का हिस्सा है, तने वाला हिस्सा है, उसको काट कर खेत से बाहर करेगा। और साथ ही साथ पंजाब में कुछ ऐसी मशीनें बनी हैं जो कि सीड्स को अंदर रोपती भी जाएंगी, यानी गेहूं के बीजों को अंदर बोएंगी और धान का जो ठूंठ है उसको उखाड़ेंगी। इस प्रकार का दोहरा काम करेंगी, तो समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, और दोनों काम हो जाएगा, खेत भी साफ हो जाएगा और नई बुआई भी हो जाएगी। तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन आम किसान तक इसकी पहुँच हो पाए तब। अभी ऐसा ये है कि जितने भी आम किसान हैं, सामान्य किसान हैं, वो पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में गैप बहुत कम होता है, मतलब धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का जो समय होता है वो बहुत छोटा सा होता है। उसमें आप पूरे खेत को साफ करके नए सिरे से जुताई करके गेहूं की फसल अगर लगाने लगेंगे तो गेहूं की जो खेती है वो लेट हो जाएगी, और इसी हड़बड़ी में किसान ऐसा करते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें कुछ ऐसे बीजों का इजाद किया गया है, मतलब कुछ इस प्रकार की वैरायटी बनाई गई है फसलों की जो कि जल्दी तैयार हो जाती है। मतलब धान की बुआई किया आपने और जितना एवरेज टाइम लगना चाहिए उससे पहले वो तैयार हो गया, तो आपको गेहूं की बुआई करने के लिए पर्याप्त मौका मिलता है। और ये अच्छा प्लस पॉइंट है, जो बचा हुआ बीज का समय है उसमें आप पूरे खेत को साफ करवा सकते हैं, ये अच्छी बात है। इसके बाद देखिए 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि खिलाफत आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था और ये किस हद तक सफल रहता है। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये शुरू कब होता है, यहाँ डेट दी हुई है 1919 से लेकर 1924 तक। जो असहयोग वाला समय था उसी का दौर ये खिलाफत वाला भी था। यहाँ पर भारत के देशी आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं था। तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिए थे। क्यों? क्योंकि वो विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से भाग ले रहा था, जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ उसको प्रताड़ित करने का ये अवसर मिल गया था। तो तुर्की के खलीफा के जितने राइट्स हैं वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ले लेती है। और इसके चलते जो भारतीय मुसलमान हैं उनके अंदर असंतोष पैदा हो जाता है, क्योंकि वो खलीफा को सर्वे सर्वा मानते थे। और ऐसी स्थिति में अगर खलीफा को परेशान किया जाएगा तो उन्हें लगता था कि उनके धर्म पर आक्षेप किया जा रहा है, और वो अपनी असुरक्षा को यहाँ एक आंदोलन का रूप देते हैं। और इस मूवमेंट में गांधी जी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि शौकत अली, मोहम्मद अली और अजमल खां, इसके अलावा हसरत मोहानी, ये जो नेता है इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें गांधी जी की जो भागीदारी है वो इसलिए होती है क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय मुसलमान कोई असुरक्षा महसूस न करें और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है उसमें कांग्रेस की ओर से सपोर्ट करें। मतलब मुस्लिमों का विश्वास जीतना ये उनका उद्देश्य था, और इसी के चलते ये खिलाफत से इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि खुद पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं, उन्हीं की वजह से विभाजन हुआ, लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि अंग्रेज़ों का उसके पीछे हाथ था। तो उनका यहाँ पे सलाह थी, मतलब ये जो समय था इस समय जिन्ना जी सलाह देते हैं
कि धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो राजनीति भी विषैली हो जाएगी और धर्म भी यहाँ बदनाम होगा। और अंत में वही होता है, गांधी जी से जुड़ते हैं, ये आंदोलन तो चलता ही है, लेकिन असहयोग वाला जो आंदोलन है वो उसी समय असफल हो जाता है। चौरी चौरा वाली घटना 1922 में हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो भरोसा है वो उठने लगता है और एक तरह से धार्मिक इसका रंग हो जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं थी। यहाँ हमने देखा तो खिलाफत आंदोलन का ये पूरा दौर है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो पहले तो कारण है उसको लिख दीजिएगा कि वर्साय की संधि होती है 1990 में, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो तुर्की की क्षेत्रीय सीमा थी, जिसमें कि फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब उसके साम्राज्य के हिस्से से बाहर कर दिए जाते हैं और राजनीतिक प्रभाव कुल मिलाकर इसका घटा दिया जाता है। अब मुस्लिमों की मांगे क्या थी? तो मांग ये थी, पहली चीज़ तो खलीफा को उनके जितने राइट्स हैं वो वापस कर दिए जाएं, और जो क्षेत्रीय व्यवस्था है उसको काफ़ी ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मतलब जो क्षेत्र तुर्की से छीने गए हैं वो उसे वापस मिलने चाहिए। और इसके साथ साथ मुस्लिम नेताओं ने खलीफा के पक्ष में बैठकों, याचिकाओं और जो प्रतिनियुक्तियां हैं उनका सहारा लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है 1919 में, उसमें यहाँ पर ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार वाला जो काम है वो भी शुरू होता है। उसके बाद कई जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में शामिल हो जाते हैं, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, या स्कूल कहना सही नहीं रहेगा। इसके बाद चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी अचानक आंदोलन वापस ले लेते हैं तो असहयोग वाला जो आंदोलन है वो बंद हो जाता है, और उसी के साथ ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका भी पहिया वहीं रुक जाता है, क्योंकि ये असहयोग की आग से चल रहा था। तो ये चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। और बाद में क्या होता है कि पूरा आंदोलन जो है वो अप्रासंगिक हो जाता है, इसका रूप धर्म के रंग में रंग जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं थी। और तुर्की के खलीफा को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पे डेवलप कर दिया गया। तो ये पूरी चीज़ यहाँ दिखाई देती है। कुल मिलाकर खिलाफत में भाग लेना ये गांधी जी की बहुत बुद्धिमानी वाली सोच नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। वो देश का भला चाहते थे, वो चाहते थे कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेक्शन बी है वो शुरू हो जाता है, और इसमें 50 शब्दों की सीमा में अंदर आपको लिखना है। आरोग्य सेतु ऐप जो एप्लीकेशन है इस पर आपको पहले लिखना है, 50 शब्दों के अंदर ही लिखना है, तो बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये लिख दीजिएगा कि आरोग्य सेतु इज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल informatics center under the Ministry of Electronic and Information Technology to help citizen identify their risk of catching COVID-19। कोविड-19 का जो लॉकडाउन वाला दौर था, अब ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है इससे कोविड-19 के जो संदूषण क्षेत्र है उनकी पहचान करने में स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके तहत इसे डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ बहुत तरह की चीज़ें हैं, इसको आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। पहले तो ये लिख दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अधीन इसे विकसित किया गया है, मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ये डेवलप हुआ है, और नागरिकों को कोविड-19 के जोखिम से जोखिम की पहचान करने में सहायता प्राप्त होगी। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है भारत के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। ये सबसे बड़ा इसका पर्पज है, इसको आपको लिखना है। और यह जो एप्लीकेशन है ये 40 दिनों में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। तो ये इसकी सफलता का यहाँ सूचक दिखाई देता है, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि व्हाट आर लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या हैं और इसके बारे में कौन कौन से, मतलब इसके निवारण के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, ये आपको लिखना है। तो इसमें आप डाल सकते हैं कि जो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है वो बड़े पैमाने पर जो पहाड़ की चट्टानें होती हैं उनके खिसकने की घटना होती है। यहाँ पर वनों का जब बहुत ज़्यादा कटाव होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसके चलते जो सॉइल होती है वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देती है, और पत्थर जो सॉइल के जरिए जुड़े हुए रहते हैं बीच में वो फेविकोल का काम करती है। तो जब फेविकोल बीच से ख़त्म होता है वो वर्षा के पानी के द्वारा बहने लगता है या वनों के कटने की वजह से बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पत्थर जो है वो खुल जाते हैं और उसके बाद वो जो राजमार्ग होते हैं या सड़कें होती हैं उन पर लुढ़क जाते हैं। इस प्रकार से भूस्खलन की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या हो सकते हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो रीज़न यही हो सकता है कि अपरदन सबसे बड़ी घटना, इरोजन, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा जो विकास कार्य होते हैं वो भी इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसमें चट्टानों को काट कर वहाँ सड़कें निकाली जाती हैं। तो जो रोड बनती है उसके चलते बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, पर्वतों को डिस्टर्ब किया जाता है, तो इसके चलते चट्टानें लुढ़कने लगती हैं, अपनी जगह छोड़ने लगती हैं। तो यह भी लैंडस्लाइड का एक जरिया बन जाती है। उपाय क्या हो सकता है, तो उपाय ये हो सकता है कि लैंडस्लाइड का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि जो वन लगाने की क्रिया है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, या उन क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास को नियंत्रित करें जो कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। मतलब जहाँ खतरा ज़्यादा है वहाँ पे लोगों को बसने से रोका जाए, वहाँ बस्तियों के विकास को थोड़ा अवरुद्ध किया जाए।
और जो टेरेस खेती है, मतलब टेरेस फार्मिंग है, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, यह भी एक तरीका हो सकता है। और इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें सड़कों, बांधों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर बैन किया जाए। हालांकि विकास की परियोजनाएं रुकती नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि विकास की परियोजनाओं को अगर रोक देंगे तो फिर खाएंगे क्या, ये भी एक समस्या है। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो असल में क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पर्टिकुलेट मैटर। तो ये एक प्रदूषक पदार्थ है, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि फेफड़े में जाकर जम जाते हैं और वहाँ रोग बीमारी पैदा करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। हवा में पाए जाने वाले जो सॉलिड और इसके अलावा लिक्विड दोनों तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। और किस तरह के प्रदूषक होते हैं ये, तो ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं और इसमें धूल, गर्दा ये सब आता है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। इसमें नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकता है, जो डस्ट है वो भी हो सकती है। इसके अलावा जो पराग कण हैं वो भी पाए जा सकते हैं। जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो भी इसमें प्रदूषक की भूमिका निभा सकती हैं। और आप ये लिख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और हवा में ये कण जो है ये मौजूद हो सकते हैं, मतलब इनकी उपस्थिति हो सकती है। और सीधे सीधे जो उत्सर्जित कण होते हैं वो तो रहते ही हैं, उसके अलावा जो अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्टली बनते हैं, वह भी सामने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो हम लोग पर्टिकुलेट मैटर की उपस्थिति को देखते हैं उसमें से कुछ तो सीधे सीधे जनरेट होते हैं जिनका कि स्रोत हमें पता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली जनरेट होते हैं, तो उनका कोई फिक्स सोर्स यहाँ पर नहीं होता, उसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि ये लोगों की हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और सांस लेने के द्वारा ये फेफड़ों तक पहुंचते हैं और फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, फेफड़ों की कार्यप्रणाली को बाधित कर देते हैं और कभी कभी कैंसर कारक हो जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, श्वसन तंत्र की जितनी बीमारियां हैं वो इससे हो जाती हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं। जो चौथे नंबर का प्रश्न है इसको देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि एल नीनो और ला नीना ये दोनों क्या चीज़ है। तो देखिए, एल नीनो जो है ये क्लाइमेट पैटर्न है, ये जलवायु की प्रक्रिया है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये जलवायु द्वारा बनी हुई पहले से क्रिया है। और इसके प्रभाव से वर्षा और सूखा दोनों तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। कभी कभी घनघोर वर्षा, अतिवृष्टि वाली जो घटना है वो हो जाती है और कहीं कहीं ड्रॉट पड़ जाता है। तो देखिए, एल नीनो एक जलवायु क्रिया है जो कि 2 से 7 साल के गैप पर होती है। यहाँ जो डिफरेंस है बीच में वो 2 to 7 ईयर्स का है, मतलब 2 साल के गैप पर भी हो सकती है, कभी कभी 7 साल का भी समय लग जाता है। ये इसका अनिश्चित समय अंतराल है। और जो उष्णकटिबंधीय जोन होता है यानी ट्रॉपिकल जोन होता है, खासतौर पर जो ईस्टर्न है, वहाँ पे प्रशांत महासागर जो है यानी पैसिफिक ओशियन, उसके कोस्टल एरियाज में असामान्य वार्मिंग को ये संदर्भित करता है, मतलब यहाँ गर्मी की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। और पेरू और इक्वाडोर जो नेशंस हैं वो इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। ला नीना क्या होता है, तो ला नीना जो है इसके जस्ट अपोजिट होता है, अल नीनो के ये जस्ट रिवर्स होता है। और इसमें सतह का जो पानी होता है उसमें ठंडा होने की घटना होती है, यानी कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एल नीनो है वो गर्म करता है और ला नीना उसको ठंडा करता है, ये चीज़ें हैं। और अल नीनो जो होता है इसका भारत की जलवायु पे काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि कभी कभी जो सर्दियाँ होती हैं उनमें गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के मौसम में ठंडी जैसा माहौल उत्पन्न हो जाता है, या वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है या वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं होती है। ये सब जो क्लाइमेट का डिस्टर्बेंस है वो अल नीनो के द्वारा क्रिएट होता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एक यहाँ पे राशन कार्ड रहेगा जो कि आप किसी भी राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जिस जिले के आप हैं वहीं पर अपना राशन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के संबंध में ये योजना है और इसमें 10 अंकों का एक मानक राशन कार्ड नंबर जारी किया जाएगा और इसमें जो एक स्थानीय भाषा है वो हिंदी या अंग्रेजी इस्तेमाल की जाएगी और ये द्विभाषी प्रारूप में यानी जो बाइलिंगुअल इसका फॉर्मेट है उसके रूप में जारी होगा। अब देखिए, यह जो योजना है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS है उसके तहत लॉन्च की गई है, मतलब यहाँ पे इसे आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तौर पे देख रहे हैं और ये पूरे देशव्यापी है। इसके अंतर्गत कोई भी लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी जो होते हैं, वो अपनी इच्छा के हिसाब से देश के किसी भी स्थान में अपना PDS वाली जो प्रणाली है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब जितना उन्हें गेहूँ चावल कोटे की दुकानों से मिलना है उसको वो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधाजनक है। पहले क्या होता था, जहाँ का आपका कार्ड है वहीं से आप राशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं से नहीं ले सकते। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो नागर स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर
नागर शैली के बारे में कहा जा रहा है। तो नागर, बेसर और द्रविड़, ये तीन जो स्टाइल्स हैं ये टेम्पल आर्किटेक्चर के भारत में पॉपुलर हैं। मतलब हिंदू शैली के जो मंदिर बनते हैं, मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं, जैन मंदिर भी होते हैं लेकिन उनका यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात हो रही है जो हिंदू शैली के मंदिर हैं उसमें 3 प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई हैं। एक तो उत्तर भारतीय है, तो जो नॉर्थ इंडियन है उसको नागर शैली कहा जाता है। जो साउथ इंडियन है, एकदम साउथ वाली है, उसको द्रविड़ कहा जाता है। और दोनों का आपस में जब प्रभाव मिला, मिक्सचर हुआ, तो यहाँ पर एक बीच की ट्रांजिशन स्टाइल डेवलप हो गई, उसको हम लोग कहते हैं बेसर। अब देखिए यहाँ जो नागर शैली है इसी से अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बना हुआ है। मतलब अयोध्या का राम मंदिर इसी शैली में बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख दीजिएगा। देखिए इसमें जो मंदिर होता है वो एक पत्थर के स्टेज पर बनता है, मतलब एक बड़ा सा मंच होता है, उस पर मंदिर का जो मुख्य आकार है वो दिया जाता है। इसके अलावा कोई सीमा या कोई प्रवेश द्वार इसमें नहीं होता है कि एक मुख्य द्वार बना हुआ है वहीं से घुसेंगे, ऐसा नहीं होता। और इसमें केवल एक शिखर का पहले निर्माण होता था, लेकिन बाद में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ, तो इसमें और भी शिखर बनते हैं, लेकिन एक मुख्य शिखर होता है, यानी एक इसमें टॉप एरिया होता है और बाकी जो है वो छोटे छोटे होते हैं। और मंदिर के ऊपर एक जो शिखर होता है उसके ऊपर एक कलश का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ अलग अलग स्टाइल में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे लैटिना वाला स्टाइल है, इसके अलावा फम्सन स्टाइल है, वल्लभी स्टाइल है, बहुत तरह के इसमें तरीके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा तो दशावतार विष्णु टेम्पल है, इसके अलावा देवगढ़ वाला जो मतलब झांसी वाला एरिया है वहाँ पे, और खजुराहो का जो टेम्पल है मध्य प्रदेश का, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमें बताना है। चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं? तो चुनावी बॉन्ड जो होते हैं यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, ये काफ़ी हद तक प्रॉमिसरी नोट के समान होते हैं। और इसमें भारतीय नागरिक जो होते हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स या भारत में पंजीकृत कंपनी, उनके द्वारा इसे लाया जाता है। ये जो बॉन्ड होते हैं ये भारतीय स्टेट बैंक की जो सेलेक्टेड ब्रांचेज होती हैं वहाँ पे 1000 रुपये या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ की सीमा तक इसका भुगतान किया जा सकता है। मतलब इनके गुणकों में ये उपलब्ध है, इनकी अलग अलग इसमें स्लैब बनी हुई है। और नागरिक या कंपनी जो होती है वो इन बांडों को अपनी पसंद या किसी राजनीतिक दल जो पार्टी के योग्य होता है उसको दान करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब देखिए ऐसी पार्टी जो कि पिछले संघ या राज्य चुनावों में न्यूनतम 1% अपना वोट सुरक्षित करने में सक्षम हुई है, केवल उन्हीं पार्टियों को ये बॉन्ड दान में दिए जा सकते हैं। ये सब इसके पीछे कुछ प्रावधान हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन जनवरी 2018। ये लॉन्च कब होती है? जनवरी 2018 में। तो लॉन्चिंग की डेट याद रखिएगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड व्हाई हैज़ इट एग्जिस्टेड इंडिया। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। और भारत ने, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एक्साइटेड लिखा हुआ है, तो भारत में इसे प्रतिबंधित क्यों किया गया है? ये 2 चीज़ें हैं। भारत के द्वारा इस संस्था पर बैन लगाया गया है, तो उसके पीछे रीज़न है वो आपको बताने हैं। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल मानवाधिकार संगठन है। मतलब ये कैसा है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। और इसकी फाउंडेशन रखी जाती है 1961 में पीटर बेंसन के द्वारा। ये कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड दिया हुआ है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये प्राइमरली वर्क किस चीज़ पर करता है? ह्यूमन राइट्स के संबंध में करता है। मतलब जहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है वहाँ पर ये आवाज़ उठाने का काम करता है, चाहे वो कोई भी देश कोई भी चीज़ हो, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा सकता है, ये इसका काम है। और ये जो संस्था है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मृत्युदंड की जो सज़ा होती है यानी फांसी की जो सज़ा होती है उसका विरोध करता है, उसको मानवाधिकारों का हनन मानता है। और यहाँ भारत के मामले में भी इसके विचार बहुत अच्छे नहीं हैं और भारत सरकार भी इस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर इससे अपना किनारा कस लेती है, इसे बैन कर देती है भारत में। तो ये यहाँ से अपना पत्ता समेट लिया है। देखिए इसके बारे में अगर खास बात आप देखना चाहें तो 1977 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो इसको दिया गया था। और ओवर 7 मिलियन मेंबर्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन 150 कंट्रीज़। अब इसकी जो फैलाव की स्थिति है अगर आप उसे देखिएगा तो अच्छा खासा फैलाव है, 7 मिलियन करीब इसमें सदस्य हैं और 150 से ज़्यादा जो देश हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब इसमें भारत के बारे में अगर कहा जाए तो भारत के बारे में अगर देखिए, इसमें सितंबर 2020 के अंत में भारत ने इसके परिचालन को बंद कर दिया। 8 साल तक ये भारत में चलता है और उसके बाद अंत में 2020 में सितंबर में ये बंद हो जाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने भारत में परिचालन को प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा इसके खातों को फ्रीज करने के बाद बंद किया था। मतलब जो ईडी है वो यहाँ पर क्या करता है, इसके जितने भी खाते यहाँ के होते हैं उनको फ्रीज कर देता है।
और यहाँ आरोप रहता है भ्रष्टाचार का, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का इस पर आरोप लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो कह रहा था कि सरकार ये तो सिर्फ बहाना बना रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है। असल मामला क्या है कि हमने जो है वो जम्मू कश्मीर में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है नागरिकता के संबंध में, उसका यहाँ विरोध किया था, मतलब मानवाधिकार के उल्लंघन का विरोध किया था और मानवाधिकारों का सपोर्ट किया था। तो इसके चलते जो सरकार है वो हमसे नाखुश है और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए मुझे बाहर कर रही है। तो इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी विश्व खाद्य प्रोग्राम पर आपको यहाँ एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है और ये सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। मतलब इटली का जो रोम शहर है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक जो SDG गोल्स हैं उनका अचीवमेंट की डेट है, तो वहाँ तक ये भूख को समाप्त करने का प्रयास करेगा और बेहतर पोषण उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। 2019 में इसे 97 मिलियन लोगों ने भोजन सहायता प्राप्त करने के तौर पर यूज़ किया था। WFP ने, यानी ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसने 1963 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था और तब से ये लगातार जो खाद्य नेटवर्क है उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये नोबेल प्राइज़ 2020 का जीता है। इस मामले में भी इसकी चर्चा है, इसे आप लिख सकते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और इसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है इसका गठन 2020 का जो एक्ट था, मतलब इसी के संबंध में आया हुआ एक्ट था, उसके तहत किया जाता है। और इस बल को मेट्रो स्टेशनों, रेलवे अदालतों और अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं या व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। और इस बल की स्थापना को CISF की तर्ज पे किया गया, मतलब जो CISF है उसके तर्ज पे ये किया जाएगा, मतलब परिचालन भी वैसे ही होगा। और यहाँ पर इसकी आलोचना क्यों हो रही है, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, तो दुरुपयोग की आशंका है, मतलब ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसमें फैक्ट है। और एक चीज़ और है कि यहाँ इनके ऊपर कोई ज़्यादा पाबंदी भी नहीं लगाई गई है, मतलब सरकार इसको मनमाने तरीके से यूज़ कर सकती है, तो ये निरंकुशता का प्रतीक बन जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ तक हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेक्शन C स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ जो वर्ड लिमिट है वो 25 वर्ड्स की है, तो इसी में आपको लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें ग्राम न्यायालय के बारे में कहा गया है। इसमें आपको लिखना क्या होगा, इसमें टिप्पणी के तौर पे छोटा सा लिखना है, इसमें बड़ा दिया है, 25 शब्दों की सीमा से पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी ग्राम न्यायालय जो है या विलेज कोर्ट आप इसे कह सकते हैं, ये भारत सरकार का ही प्रावधान है और इसमें न्याय प्रणाली को जो ग्रामीण जनता है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, आसानी से पहुँच सके। इसके लिए जो ग्राम न्यायालय एक्ट था 2008 वाला, उसके तहत इनकी स्थापना की गई है। और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फरवरी 2020 में, यानी फरवरी 2020 में राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो ये कोर्ट का डायरेक्शन है, उसी के चलते इनकी स्थापना हो रही है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी जो 12वां नंबर का 5 ईयर प्लान था, उसके अंतर्गत देश को करीब 2500 जो ग्राम न्यायालय थे उनकी ज़रूरत थी, ऐसा बताया गया था। मतलब इनकी स्थापना की आवश्यकता है और की जानी चाहिए। ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी के द्वारा की जाती है और इसमें प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समान इन्हें पावर्स प्राप्त होती हैं। तो ये अच्छी खासी चीज़ है। वही सबके लिए जो सुलभ न्याय है उसकी दिशा में ये कदम है। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है RTI को, और RTI का जो सिटीजन्स है वो किस प्रकार से फ़ायदा ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको बताना होगा। सूचना का अधिकार, यानी RTI जो एक्ट है 2005 वाला, वह नागरिकों को किसी भी कानूनी या सरकारी सूचना को प्राप्त करने का एक अधिकार देता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, किसी सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप RTI के जरिए अपनी अपील दायर कर सकते हैं और जिससे आप जवाब मांगेंगे उसको देना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी आती है। मतलब जनता एक जवाबदेह नेतृत्व की मांग चाहती है, तो इसके चलते नेतृत्व को उत्तर देना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मनमाना नहीं कर सकते, आप जवाबदेह बनेंगे और ये इसके जरिए हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं। और लोकतंत्र को वास्तव में इससे मजबूती मिलेगी। बहुत कुछ चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। इसके बाद विज्ञान ज्योति स्कीम को देख लीजिए। तो यह जो स्कीम है इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो DST है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मकसद क्या है, तो वुड क्रिएट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेरिट स्कोरिंग गर्ल स्टूडेंट इन हाई स्कूल टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पर जो स्टेम है उसकी बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में जो बच्चियाँ हैं, अभी छात्राएं हैं,
वो जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विषय हैं या विज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं उनसे दूर न जाएं, उनसे जुड़ी रहें हमेशा, और उनकी भागीदारी इसमें अच्छी खासी हो। इसके चलते DST के द्वारा यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। और इसमें जो स्टेम से जोड़ना इसका उद्देश्य है। और स्टेम का मतलब क्या है, यहाँ S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स है। तो ये जो विषय हैं इसमें रुझान बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, इसमें टिप्पणी ही लिखनी है आपको 25 शब्दों में। तो PM केयर्स ये क्या चीज़ है? PM केयर्स क्या चीज़ है? ये फंड है। पहली बात, इसका जो नाम है ये फंड से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 की जो महामारी थी उसके बाद PM केयर्स फंड यानी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि इसको कहा जाता था। तो इसको 28 मार्च 2020 को किसी भी जो इमरजेंसी कंडीशन है, सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए वित्त संबंधी व्यवस्था करने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आती है, आपातकाल जैसी स्थिति बनी गई थी और अभी भी है, तो उस समय अगर कोई इकोनॉमिकल इमरजेंसी आती है तो उसको ये सपोर्ट करेगा या उसको हैंडल करेगा। इसके लिए इसको डेवलप किया गया था। और कोविड-19 महामारी के समय जो चैलेंजेस थे उसमें ये राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद वंदे भारत मिशन को देखिएगा, ये 5th नंबर का है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वंदे भारत मिशन इज अ मैसिव रिपार्टीशन ऑपरेशन प्लान बाय द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस। मतलब यहाँ ये कहा गया कि जो कोरोना वायरस प्रकोप है उसके दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार का ये सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन अभियान है और इस मिशन में दुनिया में अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए जो भारतीय लोग थे उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेशल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट यहाँ पे हायर किए गए हैं या रखे गए हैं। उसके अलावा जो नेवल शिप्स हैं उनके द्वारा भी जो दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको अपने देश लाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। और इसी के साथ साथ संक्रमण भी अपने देश में आता है, क्योंकि ये जो देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे ये कोविड की चपेट में थे, मतलब इनमें से कुछ थे, और उनके चलते संक्रमण अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ से विदेश में जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी, जिन राज्यों से, उन राज्यों में इन प्रवासियों के वापस आने से जो कोविड का संकट था वो और गंभीर हो गया। ये एक इसके पीछे का नेगेटिव पॉइंट है फिलहाल। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर स्ट्राइड योजना के बारे में कहा जा रहा है, ये 2020 की स्कीम है। इसमें आप क्या लिखिएगा? तो स्ट्राइड योजना जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, उसके द्वारा लॉन्च की गई एक नई पहल है। और इसके तहत किया क्या जाएगा? तो इसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च योजना शुरू की जाएगी जिसको कि स्ट्राइड कहा ही गया है। और इस योजना को भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट करना। और इट फोकस ऑन सपोर्ट ऑफ सोशली रिलेवेंट नीड बेस्ड लोकल एंड वेल एज ग्लोबली सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं इनको सपोर्ट करेगा, कुल मिलाकर शोध कार्य को बढ़ावा देगा। मतलब रिसर्च को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों के अंदर सोचने की क्षमता डेवलप करना, लोगों को थोड़ा स्किल वाला बनाना, कौशल का विकास करना, ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद अगला जो 7th नंबर का इसमें टॉपिक है वो है एस्टेरॉयड का। मतलब क्षुद्र ग्रहों के ऊपर आपको लिखना है। तो ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये असल में उल्कापिंडों के जन्मदाता भी कहे जा सकते हैं। इनका आकार अनियमित होता है और ये ग्रहों से छोटे आकार के होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे इनका आकार छोटा होता है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। मतलब मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच की जो पट्टी होती है उसमें ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका आकार अनियमित हो सकता है, ये गोल ही हो ये आवश्यक नहीं है। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सौर मंडल का ही हिस्सा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसी का ये पार्ट है। ये भी सन की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं और उसके चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए मजबूर है, जैसे कि बाकी प्लैनेट या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो करती हैं। इसे आप लिख सकते हैं। और जब इन्हीं के घर्षण या इन्हीं के टूटने फूटने से टुकड़े इससे मुक्त होते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के सरफेस की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में पड़ता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के नतीजे में उनमें आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। तो जो जल कर राख हो जाते हैं वो तो पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाते। जो अजलीय अवस्था में पहुँचते हैं उन्हें हम देखते हैं और उनके सहारे फिर ग्रहों की रचना के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कहा गया है। तो मधुबनी पेंटिंग्स ये कहाँ से पैदा हुई हैं और इनका क्या उद्देश्य है? इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, इनकी चर्चा क्यों है? क्योंकि इन्हें GI टैग दिया गया है। ये GI टैग प्राप्त है और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है ये जिस भी प्रोडक्ट को मिलता है वो चर्चित होता है, उससे प्रश्न बन सकते हैं।
तो देख लीजिए, माना जाता है कि जो रामायण काल था, रामायण का समय था, उस समय से ही बिहार का जो मिथिला वाला एरिया था, जो कि सीता जी का मायका था, राजा जनक वहीं के थे और यही मिथिला जनकपुरी कही जाती थी। तो यहाँ पर मिथिला क्षेत्र में कई प्रकार की कलाओं का अभ्यास किया जाता था और उसी में एक थी मधुबनी पेंटिंग। मधुबन जो क्षेत्र है वो भी बिहार में ही है। अब यहाँ पर चित्रकारी में चित्रों के माध्यम से अलग अलग जो धार्मिक विषय हैं, देवी देवता हैं, उनको चित्रित किया जाता है और पेंटिंग में अनेक आकृतियों और प्रतीकों को दर्शाया जाता है। मतलब कहीं कहीं जो सिंबल्स होते हैं उनके जरिए भी अपने भावों को रखा जाता है। ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि मछली जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होती है, मतलब ये यहाँ पे डेस्टिनी और भाग्य की देवी मानी जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को यहाँ व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और इसे GI टैग मिला है, इसको याद रखिएगा। देखिए 9वें नंबर का जो इसमें टॉपिक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, यानी ADB के बारे में हमें बताना है। तो यह जो ADB है इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। भारत जो है वो ADB के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। मेंबर तो है ही है, लेकिन कैसा, फाउंडिंग मेंबर है, यानी संस्थापक सदस्य है। और यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। और एक चीज़ और है कि इसमें आर्थिक जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी आता है। रीजनल जो यूनिफिकेशन है यानी एकीकरण वाला प्रोसेस है वो भी इसी में शामिल है। और अशोक लवासा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की लाइन में खड़े थे अपने देश में, वो अभी हाल ही में इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये चर्चा में है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में कहा जा रहा है। तो DBT जो है इसका इंट्रोडक्शन हमें मिलता है 2015 में, इंट्रोड्यूस किया जाता है इसे, जो जनधन आधार मोबाइल सॉल्यूशन था उसके द्वारा। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसमें जो लाभार्थी हैं ये किस तरह के हैं। इस योजना के जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनकी लाभकारी धनराशि को सीधे उनके बैंक के खातों में या जो आधार से जुड़े हुए पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना खाता खोलते हैं, वहाँ भी लेन देन का काम हो सकता है, तो वहाँ पर ये जो धनराशि है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पर पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का ऑनलाइन वाला जो लेन देन वाला काम है उसको किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आवर का है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आवर पे पूछा भी गया है। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन आवर पर लिखना है, आपको बताना है ये है क्या। देखिए, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। जो संसदीय बैठक होती है उसमें जो पहला 1 घंटा होता है बैठक का, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। और इसमें हो क्या सकता है, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स से यानी मंत्रियों से। और क्वेश्चन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड होते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। इनका अलग अलग ढांचा होता है। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें मौलिक उत्तर की आवश्यकता होती है, माफ़ कीजिएगा मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यानी इसमें आपको रिटन फॉर्मेट में नहीं देना है, ओरल आंसर आप दे सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और पूरक प्रश्न यानी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है उसमें रिक्वायरमेंट होती है रिटन आंसर की, और यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। इनमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। इसके बाद जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं इसमें ओरल आंसर की ही रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें यह कहा गया है कि इट कैन बी आस्क्ड ओनली आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ फ्यूअर देन 10 डेज। यहाँ पर नोटिस दिए बिना आप इन्हें नहीं पूछ सकते। और नोटिस कितने दिनों पहले होना चाहिए, 10 दिनों पहले। ये चीज़ें हमने लिखी। अब इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कार्बन क्रेडिट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो कार्बन क्रेडिट जो है ये एक किस्म का इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट है, मतलब पर्यावरणीय ये प्रमाण पत्र के तौर पे देखा जाता है। और ये धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। और कार्बन क्रेडिट का यहाँ अगर मापन किया जाए तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो करीब 1 टन कार्बन के बराबर होता है। ये चीज़ें हैं। और यह जो कंपनियां होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं या व्यक्तियों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज़ बड़े पैमाने पर होता है। देखिए, ये जो क्रेडिट होते हैं ये व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी इसे कमाती है और इसका जो क्रेडिट होता है उसको पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। मतलब यहाँ पे कौन प्रदूषित कम कर रहा है और कौन ज़्यादा कर रहा है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। तो उसको आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में करना और पर्यावरण को दुनिया भर में बैलेंस रखना, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके इमिशन को कम करना, ये सब कार्बन क्रेडिट देने का मूल उद्देश्य है। मतलब यहाँ प्रोत्साहन के तौर पे ये दिया जाता है। इसके बाद हेरिटेज आर्क को देख लीजिए। हेरिटेज आर्क ये क्या चीज़ है, तो ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था। इसमें 3 डेस्टिनेशन बनाए गए थे, मतलब आगरा, लखनऊ और वाराणसी।
इसमें होता ये था कि आगरा में मान लीजिए आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं तो सरकार आपको पकड़कर बनारस भी घुमाएगी और लखनऊ भी घुमाएगी कि चलिए लगे हाथ लखनऊ और बनारस भी घूमते आइए, काहे उसको छोड़ रहे हैं। तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये काम इसमें किया जाता था और एक तरह से ये आर्क के तौर पे डेवलप होता था। मतलब यहाँ पे आगरा, लखनऊ और वाराणसी के तौर पे इसमें 3 स्टॉपेज होते थे। एक पूरा पैकेज के तौर पे यहाँ यात्रा करवाई जाती थी। इसके बाद ई गवर्नेंस को देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि ई गवर्नेंस या जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, इसी का फुल फॉर्म है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये है क्या? तो इसके द्वारा नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं, उनको सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जितनी भी गवर्नेंस के प्रोग्राम हैं वो ई फॉर्मेट में चलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चलाए जाएंगे। ये सुविधाजनक भी है और किफ़ायती भी है, ये अच्छी चीज़ है। अब देख लीजिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, इसकी सहायता से जो व्यापार उद्यम है और संचार है, इसमें सरकार विभिन्न एजेंसियों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ जो त्वरित संपर्क सुविधाजनक तरीकों से है उसको कर सकेगी। तो कुल मिलाकर ये किफ़ायती और सुविधाजनक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो क्रियाकलाप हमें ऐसे मतलब सामान्य तरीके से ऑर्गेनाइज करने चाहिए थे उसको हम ई फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको आयोजन भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं जुटाने पड़ेंगे, तो फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या चीज़ है? इसकी स्थापना होती है 2010 में जो कोरिया रिपब्लिक है उसमें, कोरियन रिपब्लिक में होती है, और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ ये है कि विकासशील देशों में जो उत्सर्जन है उसको कम करना और जो क्लाइमेट है उसको अनुकूल बनाना, ये इसके पीछे पर्पज़ है। और यह जो फंड है ये GHG उत्सर्जन को कम करने में, GHG का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस, तो उनके इमिशन को कम करने में सहायता करेगा। और विकासशील जो देश हैं जो कि अभी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुए हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतों पर विचार करेगा और उनका जो डेवलपमेंट है वो किसी भी प्रकार से जलवायु को प्रभावित न करे। देखिए, जो विकासशील देश है वही ज़्यादा यहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं, हालांकि विकसित देश भी पीछे नहीं है, लेकिन ये पहली कतार में है। तो ये जो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने की होड़ में है और जल्दी जल्दी शिखर पर पहुँचना चाह रहे हैं, तो इस दिशा में कहीं ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान न पहुँचा दे, इस दिशा में ये काम करेगा और जहाँ हो सकेगा वहाँ सहयोग भी देगा, ये भी इसमें प्रावधान है। इसके बाद अंबुवाची मेला के बारे में आप देख रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेस्टिवल है और इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कामाख्या देवी टेम्पल है वहाँ पे। और कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे है? ये गुवाहाटी, असम में है। इसे पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है, मतलब पूर्वी जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहाँ का इसे महाकुंभ भी कहा जाता है। और मेले में जो मंदिर होता है वो 3 दिनों के लिए सामान्य लोगों के लिए बंद हो जाता है और यहाँ पर जो महिलाएँ होती हैं वो आती हैं अपनी मनौती मानने के लिए इस दौरान, और वो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए यहाँ मन्नतें मांगती हैं। और कहा जाता है कि ये जो 3 दिन होते हैं उसमें वो पूरी होती है, क्योंकि इस समय जो माँ कामाख्या होती हैं वो अपने मासिक चक्र से गुजर रही होती हैं, मतलब ऐसा इसमें माना जाता है। देखिए, ये सब शक्तिपीठ हैं जितने भी यहाँ स्थापित किए गए भारत में, अलग अलग स्थानों पे देवी के आप स्थान देखते हैं, मान्यता प्राप्त जगहें हैं, वो असल में शक्तिपीठ कही जाती हैं। एक पौराणिक मान्यता है कि जो देवी सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ पहले हुआ था, बाद में माता पार्वती के साथ होता है, थी सब एक ही, मतलब एक ही अलग अलग अवतारों में दिखाई देती हैं। तो जो सती माता थी वो दक्ष प्रजापति की बेटी थी और दक्ष प्रजापति की मर्जी के खिलाफ उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान शिव को दक्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनके विरोधी थे, घोर विरोधी थे। तो इसके चलते जब विवाह हो जाता है वो हिमालय पर आकर रहने लगती हैं, कैलाश पर। तो उन्हें सूचना मिलती है कि उनके जो पिता हैं एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करवा रहे हैं, और जो यज्ञ आयोजित करवा रहे हैं उसमें उनकी जो बाकी बहनें हैं, उनकी 27 बहनें थी, तो वो सब बहनें भाग लेने के लिए आ रही हैं। उनको इन्विटेशन भी मिला है, लेकिन सती को और महादेव को कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं था। तो ऐसे में इन्हें बड़ा क्षोभ होता है, गुस्सा आता है कि पिता ने उन्हें नहीं बुलाया, तो वो अपने से बिना बुलाए चल देती हैं। और भगवान शिव उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पहुँचती हैं तो उनका घोर अपमान होता है। आपने सीरियलों में बहुत कुछ देखा होगा, तो घोर अपमान होता है। उसके बाद वो आत्मदाह कर लेती हैं। फिर महादेव जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, तांडव नृत्य करने लगते हैं और सती की देह को उठाकर इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में उनका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। जो मृतदेह होती है वो उनके हाथ में होती है और वो अपने क्रोध और अपने दुख को भूल नहीं पा रहे होते हैं। तो भगवान विष्णु उस समय सुदर्शन चक्र उठाते हैं और उसको आज्ञा देते हैं कि जाओ सुदर्शन, जो सती की देह है, मृतदेह है, उसके टुकड़े कर दो और उसे पृथ्वी पर इस प्रकार से गिराओ कि महादेव को पता न लगे। तो सुदर्शन चक्र जो था वो सती के बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको काट काट कर पृथ्वी पर गिराना शुरू करता है। तो जो हिस्सा जहाँ गिरता है वहाँ पर देवी की शक्तिपीठों की स्थापना होती है, ये मान्यता है।
तो उसी में से एक है कामाख्या। यहाँ पे जो उनका प्रजनन अंग था वो गिरता है और इसके चलते यहाँ जो शक्तिपीठ है वो स्थापित होता है। तो ये पूरी कहानी है और इसके पीछे लगने वाला ये मेला है अम्बुवाची मेला। ये पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है। इसके बाद फिजिकल डिफेक्ट को देखिए, ये क्या चीज़ है? राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल राजस्व और जो कुल व्यय होता है, मतलब जो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता है और टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके बीच का ये बैलेंस है। मतलब इसके बीच का डिफरेंस आप इसे माइनस करके निकालेंगे तो जो प्राप्त होगा वो यहाँ पर आप इसे रखेंगे फिजिकल डिफेक्ट के तौर पे। अब इसमें होता क्या है? राजकोषीय घाटा का अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट यानी कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों मिलाकर और माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल इनकम कौन कौन सी? तो रेवेन्यू जो रिसिपेंट्स होते हैं वो आते हैं इसमें, और रिकवरी वाले जो लोन्स होते हैं या अदर जो सोर्सेस होते हैं वहाँ से जो प्राप्त होता है प्राप्तियाँ, उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 18वें नंबर के टॉपिक को देखिए। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले का जो मिनट था, लॉर्ड मैकाले मिनट, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं मैकाले का संबंध इसी से है। शिक्षा व्यवस्था जो भारत की थी उसमें ये सुधार लाने के नाम पर जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी उसको घुसाना चाह रहा था, और इसके पीछे अंग्रेज़ों का कोई परोपकार का उद्देश्य नहीं था। वो ये चाहते थे कि भारतीय लोग उनकी मानसिकता वाले गुलाम बन जाएं। कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो ब्रिटिशों के गुलाम बनकर ही पूरे जीवन भर रहना चाहें। मानसिक रूप से गुलाम बनाने का ये तरीका था। तो कुल मिलाकर ये मैकाले का मिनट है, और इसमें पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ जो नॉलेज है साइंस वाला या लिटरेचर वाला उसको भी पढ़ाने पर जोर दिया जाता था। और ये सब जितनी भी चीज़ें यहाँ पढ़ाने के लिए कही गई थी ये इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाएंगी, ये इसमें बड़ी बात थी। यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रावधान को इसने लागू करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, और इसका उद्देश्य वही था कि रंग रूप से भारतीय लेकिन अंदर से जो इनका दिमाग है या जो इनकी मानसिकता है वो पाश्चात्य पश्चिमी हो जाए, ऐसे भारतीयों का इजाद हो। क्योंकि ये जान गए थे कि जो बड़े बड़े ज़्यादा उम्र के पढ़े लिखे नेता हैं उनको अपनी ओर कर पाना ये बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि उनके पास अपनी बुद्धि अपनी समझ है, वो जानते हैं कि गुलामी क्या होती है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हीं के दिमाग में अगर गुलामी को बैठा दिया जाए कि यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा टारगेट है, तो वो कभी भी हमसे आज़ाद नहीं होना चाहेंगे, बल्कि हमारी गुलामी, हमारी नौकरी करना चाहेंगे, हमारे आजीवन नौकर बन के रहेंगे। और इसी के चलते इस शिक्षा का प्रावधान होता है। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को देख लीजिए, ये नेक्स्ट है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कब शुरू होता है। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, ये आप जानते हैं। इसी के बारे में आपको लिखना है। बंगाल विभाजन का जो सरकार का फैसला था उसके खिलाफ 1906 में ये आंदोलन शुरू होता है, और इसमें जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं होती हैं, ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको जलाया जाना, उनकी होली जलाने का काम शुरू होता है, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश ट्रेड है यानी विदेशी व्यापार है, ब्रिटिश व्यापार है, उसको हतोत्साहित करना, ताकि उनकी नींव यहाँ से उखड़ जाए। उनकी इकोनॉमी यहाँ से मजबूत हो रही थी, तो अर्थव्यवस्था को धक्का पहुँचाना ये इसका टारगेट था। और जो हस्तशिल्प या घरेलू उद्योग है, गृह उद्योग है, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, और इसी बहाने वो विरोध भी कर रहे थे। इसके बाद सोनिक बूम, ये नेक्स्ट और लास्ट वाला टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें सोनिक बूम होता क्या है? जब कोई विमान साउंड की जो वेलोसिटी होती है, साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो अच्छी खासी होती है, तो उससे भी ज़्यादा तेज वेलोसिटी से अगर चलता है और हवा के बीच से गुजरता है। देखिए, अगर निर्वात से गुजरेगा तब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ अगर हवा के बीच से गुजर रहा है तो हवा के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और एक ज़बरदस्त आवाज़ पैदा होगी। चूँकि उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन वाला रूल अप्लाई होगा। यानी यहाँ पे हवा की मौजूदगी है, वायुमंडल है, और इसके बीच से कोई जो इस प्रकार का सुपरसोनिक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट है वो गुजर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है। आप समझ रहे हैं, ये ध्वनि की रफ्तार से भी तेज़ चल रहा है, तो कितना तेज़ चलता होगा। और ऐसे में जितना तेज़ ये आगे की ओर बढ़ेगा और हवा को चीरेगा, उतना ही बल हवा इसके ऊपर आरोपित करेगी, और दोनों के बीच में ज़बरदस्त प्रतिरोध पैदा होगा। और ये जो रेजिस्टेंस पैदा होगा ये घनघोर आवाज़ उत्पन्न करेगा, और यही जो भीषण यहाँ धमाके जैसी ध्वनि होती है इसको सोनिक बूम कहा जाता है। यही है सोनिक बूम, और ये किसी के भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और वायुमंडलीय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये बूम कितना भयंकर होगा या कितना डिस्टर्ब करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विमान कितना बड़ा है, जो क्राफ्ट है वो कितना बड़ा है, इस पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से हल किया है। अब ऐसी ही श्रृंखला ये लगातार जारी रहेगी, अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्र आप देखते रहेंगे, लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और है कि इस पेपर को अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जितने भी प्रश्न हैं उन्हें अपने हाथ से एक बार लिख कर देख लीजिए, क्योंकि लिखना ही एकमात्र सफलता का अब मूल मंत्र रह गया है।